हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपको पढ़ाने के लिए आई हूं आपकी क्लास 12 की बुक वितान भाग 2 का द्वितीय अध्याय जूझ, जिसे लिखा है आनंद यादव जी ने। ये कहानी है खुद उन्हीं की कि किस तरीके से उन्हें पढ़ने के लिए कितना जूझना पड़ा है, कितना संघर्ष करना पड़ा है। ये सब चीजें इन्होंने इस पाठ के अंतर्गत हमारे सामने रखी है। ये एक आत्मकथा तरीके की है, आत्मकथात्मक है, खुद लेखक का ही है। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। यह अंश लेखक के बहुचर्चित आत्मकथात्मक उपन्यास का है, यानी कि खुद अपने बारे में वो जो बता रहे हैं वो एक उपन्यास के माध्यम से उन्होंने रखा था। ये उसी का एक अंश है, पूरा नहीं है, सिर्फ एक अंश हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। अंश मतलब एक हिस्सा। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गंवार जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की विश्वसनीय जीवंत कथा है। यानी एक व्यक्ति, यानी एक बच्चा जो है, उसने गांव के गंवार चीजों, गंवारन को जो होते हैं, गंवार लोग होते हैं जो पढ़ाई को ज्यादा महत्व नहीं देते, उनके और जीवन के खुरदुरे अर्थात यानी कि बहुत ही मुश्किल वास्तविकता को उसके रंगारंग परिवेश में ढाला और उसकी विश्वास को सारी चीजें जीवंत करके जो है लेखक ने हमारे सामने रखी हैं। इस अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की और बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि एक बच्चा जो है वो किस तरीके से पढ़ने की लालसा में, वो पढ़ना चाहता है हर हाल में, और जब वो पढ़ने लगता है तो धीरे धीरे वो साहित्य की तरफ, संगीत की तरफ बढ़ता है और कितने ही मधुर ढंग से हर एक एक चीज को वो सीखता चला जाता है। लेखक के पिता ने उसे पाठशाला जाने से रोक दिया था। अब यहाँ लेखक खुद की बात हो रही है, तो क्या था, लेखक को उसके पिता ने पाठशाला यानी कि स्कूल जाने से रोका था तथा खेती के काम में लगा दिया। उसका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, परंतु वह पिता से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता था। उसे पिटाई का डर था। उसे विश्वास था कि खेती में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्रमशः इससे मिलने वाला लाभ घट रहा है। पढ़ने के बाद नौकरी लगने पर उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे। तो अब क्या था, उसके पिता ने जो है उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़ा दी थी और उसको खेती के कामों में लगा दिया था कि तुमको पढ़ने से कोई फायदा नहीं लिखा। लेकिन वो जानता था कि इस खेती के कामों से मुझे कुछ नहीं होना, क्योंकि क्रमशः यानी क्रमशः मतलब हर साल उस खेती से मिलने वाला लाभ घट रहा था। कभी कुछ मिलता, फिर उसके बाद और कम हो गया, कम होता, धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो उसे ये उम्मीद थी कि अगर मैं पढ़ जाऊंगा तो कहीं नौकरी लग जाएगी और हम कुछ पैसे कमा लेंगे। दिवाली के बाद ईख पेरने के लिए कोल्हू चलाया जाता था, यानी दिवाली के बाद जो है गन्ने की कटाई होती थी, गन्ना कटता था, फिर उसे कोल्हू में डाला जाता था। कोल्हू में डालने से रस निकलता है, उसका गन्ने का रस निकलेगा, उसी से तो गुड़ बनता था, तो चलाया जाता, क्योंकि उसके पिता को सबसे पहले गुड़ बेचना होता था ताकि अधिक कीमत मिल सके। तो वो चाहते थे कि मैं सबसे पहले मार्केट में गुड़ बेच दूं तो मुझे अधिक से अधिक कीमत, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मैं पहले लेके पहुंच जाऊंगा तो सबसे पहले मेरा ही खरीदेंगे और मेरा सारा गुड़ बिक जाएगा और मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। हालांकि पहले ईख काटने से उसमें रस कम निकलता था। इस वर्ष लेखक के पिता ने उसे और जल्दी कार्य शुरू कर दिया। अब क्या होता है, ईख यानी कि जो गन्ना होता है, जब तक वो पूरी तरह पक ना जाए तो उसमें से रस नहीं निकलता पूरी तरह। अगर आप उसे जल्दी काट दोगे तो उसमें कम रस निकलेगा। अब पिता को पहले बेचना था तो उसने समय से पहले ही ईख को कटवा दिया कि पहले काट लो। अब उसमें रस कम निकला, ताकि अब उनके बेटे ने इसलिए शुरू किया कि पहले शुरू कर दो, उनका पिताजी चाहते थे ताकि हमको जल्दी पैसा मिल जाए। अतः ईख पेरने का काम सबसे पहले संपन्न हो गया। मतलब सबसे पहले जो ईख काट के उसको डालने का काम था, रस निकालने का, वो सबसे पहले काम हो चुका था। एक दिन लेखक की माँ धूप में कंजे थाप रही थी और वह बाल्टी से पानी भर भर के दे रहा था। तो गाय का जो गोबर होता है उसको कंडे थापे जाते हैं, उससे चूल्हे में आग लगाई जाती है ताकि जो है खाना वाना पक सके। तो उस गोबर को थाप रहे थे और लेखक जो है पानी भर भर के बाल्टी में दे रहे थे। माँ का मूड अच्छा देखकर लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की। माँ ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा कि टेढ़ी पढ़ाई लिखाई की बात करने पर वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है।
तो उन्होंने क्या बोला कि मैं उनको मूड अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला चलो अपनी माँ से पढ़ाई के लिए, मतलब मैं फिर से पढ़ाई करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने बोला कि मैं तो लाचार हूँ, अगर मैं पढ़ाई के लिए तुम्हारे पिताजी से बोलूँगा तो जैसे एक सुअर नहीं होता, जंगली सुअर जो है वो दौड़ा लेता है, उसी तरीके से वो गुर्राने लगेगा और मेरे ऊपर चिल्लाने लगेंगे। लेखक ने सुझाव दिया कि वह दत्ताजी राव सरकार से उनकी पढ़ाई के बारे में बात करें। मां तैयार हो गई, वह बच्चे की तड़पन समझती थी, अतः रात को लेखक की पढ़ाई के संबंध में बात करने के लिए दत्ताजी राव देसाई के पास गई और उनसे सारी बात की। तो गांव के जो प्रधान होते हैं, जिनकी सभी इज्जत करते हैं, वो थे दत्ताजी राव देसाई। तो यहाँ पर लेखक ने बोला कि माँ उनसे बात करिए तो शायद मेरी पढ़ाई के लिए पिताजी मान जाएं। माँ तैयार हो जाती है और रात में दत्ताजी राव के पास पहुंच जाती है अपने बेटी की पढ़ाई के लिए बात करने के लिए। उसने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार की रमाबाई के पास गुजार देते हैं। तो यहाँ बेटे ने ये बताया, माँ ने ये बताया कि पूरा दिन तो जो है वो रमाबाई के पास वहाँ बाजार में गुजार देते हैं और बच्चे को यहाँ खेत में लगा दिया है। वह खेती का काम नहीं करता, उसने बच्चे की पढ़ाई इसलिए बंद कर दी ताकि वह सारे गांव भर में आजादी से घूमता रहे। यह बात सुनकर देसाई चिढ़ गए। चलते चलते लेखक ने यह भी कहा कि यदि वह अब भी पढ़ने लगे तो 2 महीने में 5वीं पास कर लेगा और इस तरह उसका साल बच जाएगा। तो उसने यहाँ पर उसकी माँ ने दत्ताजी राव से बताया कि वो पूरा दिन जो है घूमना चाहता है, इसलिए अब उसके पिता के लिए घूमना चाहता है, इसलिए उसने बच्चे की पढ़ाई छुड़वा के उसे खेती के कामों में लगा दिया है। तो जब ये चीज़ दत्ताजी राव को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा आ जाते हैं। तो जो लेखक होते हैं जब वो चलने लगते हैं तो वो बोलते हैं कि अगर अभी भी उनकी 5वीं में आप एडमिशन करा दोगे तो 2 महीने के अंदर वो पास कर लेंगे। 2 महीने में सारी पढ़ाई जितनी अभी तक उनकी छूटी है सारी कवर कर लेंगे और वो 5वीं पास कर लेंगे। इससे उनका साल बर्बाद होने से बच जाएगा। पहले ही उसका 1 साल खराब हो चुका था। राव ने लेखक से कहा कि घर जाने पर दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तुम भी आ जाना। तो अब दत्ताजी राव क्या बोलते हैं कि तुम जब पिताजी तुम्हारे घर आए तो उन्हें तुम मेरे पास भेज देना और जब वो आ जाए तो उसके कुछ मिनटों बाद तुम भी चले आना। माँ बेटा ने राव को सचेत किया कि हमारे आने की बात उसे ना पता चले। तो दोनों ही माँ बेटा ने बताया कि हम यहाँ आए, ये चीज़ उनके पिता को नहीं पता हो चलनी चाहिए, नहीं तो फिर वो गुस्सा आएगा वापस, तो ये नहीं बताना। राव ने उन्हें निर्भय होकर जाने को कहा। रात को दादा घर पर मालिक दिखाई नहीं दिया, खेत में आ जाने पर इधर भेजना। तो उन्होंने बोला, दत्ताजी राव ने बोला कि ठीक है तुम लोग निर्भय होके जाओ। रात में भाई वो वापस घर आया जब उनके पिताजी, तो उन्होंने बोला कि मालिक ने तुमको बुलाया है। मालिक यानी कि दत्ताजी राव ने तुमको बुलाया है कि तुम घर पर जाओ, खेत से जब तुम आ जाना तो उन्होंने तुम्हें वहां पे बुलाया है। यह सुनकर दादा सम्मान की बात समझ के तुरंत चल दिया। उन्होंने सोचा कि वो जरूर हमें कुछ अच्छा सा सम्मान देना चाहते हैं, सम्मानित करना चाहते हैं, इसलिए मुझे बुलाया है। तो वो तुरंत ही चला जाता है वहां पे। आधे घंटे बाद लेखक उन्हें खाने के लिए बुलाने चला आता है। राव ने लेखक से पूछा कि कौन सी कक्षा में पढ़ता है रे तू। लेखक ने बताया कि वह 5वीं में पढ़ता था पर अब स्कूल नहीं जाता क्योंकि दादा ने मना कर दिया। उन्हें खेती में पानी लगाने वाला चाहिए था। राव ने दादा से पूछा तो उसने लेखक के कथन को स्वीकार कर लिया। अब क्या था, जब पिताजी उनके वहां पहुंच गए उसके आधे घंटे बाद लेखक पहुंच गए। तो जैसे ही पहुंचे भाई इस बहाने से पूछे कि माँ ने खाना खाने के लिए बुलाया है। तो तुरंत ही, जैसे वो तो प्लान था कि भाई पिताजी आएंगे उसके थोड़ी देर बाद वो आएगा, तो यहाँ पे बहाना भी तो चाहिए था। तो उन्होंने बताया कि माँ ने खाना खाने के लिए बुलाया, खाना खाने चलिए। तो जैसे ही वो सामने आते हैं तो तुरंत दत्ताजी राव जो है वो लेखक से पूछते हैं कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। तो वो बोला कि 5वीं में पढ़ता था, मगर दादा ने हटा दिया क्योंकि उन्हें खेत में पानी लगाने वाला कोई चाहिए था, इसलिए उन्होंने हमारी पढ़ाई छुड़ाई दी। राव ने दादा से पूछा जब ये चीज, तो दादा ने स्वीकार करी कि हाँ मैंने छुड़ा दिया है। देसाई ने दादा को खूब फटकार लगाई और कहा तुम्हारा ध्यान खेती में नहीं है, बीबी बच्चों को खेत में जोतकर खुले सांड की तरह घूमता है तथा अपनी मस्ती के लिए लड़के के जीवन को बलि चढ़ा रहा है। तो दत्ताजी राव ने उसके पिता को खूब डांटा कि तुम पूरा दिन जो है अपनी आजादी से घूमते हो और बच्चे और बीबी को खेत में लगा दिया है और अपने मस्ती के लिए तुम अपने बच्चे के जीवन को बर्बाद कर रहे हो। उसने लेखक को कहा कि तू सवेरे पाठशाला जा तथा मन लगाकर पढ़, यदि यह मना करे तो मेरे पास आना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। लेखक के पिता ने उस पर गलत आदतों का आरोप लगाया। अब क्या है, दत्ताजी राव ने तुरंत लेखक से बोला कि सुबह स्कूल जाना और अगर ये मना करते हैं तो मेरे पास आना, तब मैं इसको अच्छे से डांट लगाऊंगा।
तो अब इससे बचने के लिए लेखक के जो पिताजी थे उसने लेखक पे झूठे आरोप लगाने शुरू किए। क्या आरोप लगाने शुरू किए कि ये जो कंडे बनाए जाते हैं उनको बेच देता है, उनसे पैसे कमाता है, चारा बेच देता है, बैलों का जो चारा रहता है उसको बेच देता है, उससे पैसे कमाता है, सिनेमा देखने जाता है और जुआ खेलता है, खेती व घर के काम पर ध्यान नहीं देना चाहता, इसलिए ये सारे ये काम करता है, इसीलिए इसका स्कूल छुड़ाया है। लेखक ने अपने उत्तर से उन्हें संतुष्ट कर दिया। अब लेखक ने जो उत्तर दिया उससे दत्ताजी राव संतुष्ट हो गए कि यहाँ पर लेखक के पिता झूठ बोल रहे हैं और लेखक एकदम सच बोल रहा है, क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता, मैं तो विद्यालय जाना चाहता हूं पढ़ने के लिए, मैं कोई ऐसा काम गलत नहीं करता हूं। देसाई ने पूछा कि कभी न पास तो नहीं हुआ है, तो उन्होंने देसाई ने तुरंत उनके बेटे से पूछा, यानी कि लेखक से पूछा, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम फेल हो गए हो, किसी साल में ऐसा हुआ है क्या तुम फेल हो गए थे? लेखक ने मना करने पर उसे पाठशाला जाने का आदेश देकर घर भेज दिया। तो लेखक ने मना किया, नहीं, कभी कोई ऐसा दिन नहीं, ऐसा साल नहीं गया जिस साल मैं फेल हुआ हूं। तो तुरंत ही देसाई कहते हैं कि ठीक है, कल से तुम पाठशाला जाना और अभी तुम घर जाओ। उसको घर भेज दिया जाता है। बाद में उसने रत्नप्पा को समझाया, रत्नप्पा ना यानी कि लेखक के पिताजी, उनको समझाया। दादा ने भी पाठशाला भेजने की हामी भर दी। बाद में पिताजी ने भी बोला कि अच्छा ठीक है, तुम भी जाओ पाठशाला जाने दो। घर आकर दादा ने लेखक से यह वचन लिया। अब जब वो घर आए तो उन्होंने लेखक से कुछ बातें का वचन लिया कि स्कूल तो तुम जाओगे लेकिन तुम्हें कुछ और चीजों का भी वचन देना होगा। उसके लिए क्या था कि दिन निकलते ही खेत पर जाना, यानी कि सुबह सुबह तुम्हें खेत पर जाना होगा और वहीं से पाठशाला पहुंचना। पहले खेत जाओगे, वहां पे देखोगे, फिर उसके बाद तुम पाठशाला जाओगे। पाठशाला से छुट्टी होते ही घर में बस्ता रखकर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना। मतलब जब तुम पाठशाला से आओगे घर पे बस्ता रखना और वापस खेत में आना और जितने भी जानवर हैं उनको चराने के लिए लेके जाना। और खेतों में ज्यादा काम होने पर पाठशाला से गैर हाजिरी रहना। जब खेतों में ज्यादा काम होगा तो तुम्हें पाठशाला उस दिन नहीं जाना होगा, उस दिन तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेखक ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली। लेखक ने सारी चीजें मान ली कि अच्छा ठीक है, जब ऐसा मैं ऐसा ही करूंगा, मुझे बस पाठशाला जाने दीजिए। लेखक 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा में 2 लड़कों को छोड़कर सभी नए थे। वह बाहरी अपरिचित जैसा एक बेंच के एक सिरे के एक कोने पर जा बैठा। दूसरे दिन से वो जाकर 5वीं क्लास में बैठने लगे। वहां सिर्फ 2 बच्चे उनके परिचित थे, बाकी सब नए आ चुके थे। तो अब सब नए थे, इसलिए वो एक बेंच पे जाके चुपचाप बैठ गए। वह पुरानी किताबों को ही थैले में भर लाया। कक्षा के शरारती लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया और उसका गमछा छीनकर मास्टर जी की मेज पर रख दिया। फिर उसे सिर पर लपेटकर मास्टर जी की नकल उतारनी शुरू कर दी। तभी मास्टर आ गए। अब क्या था, वो पुरानी किताबें ही ले आया था जो 5वीं में पहले पढ़ रहा था, जिसकी वजह पढ़ रहा था, फिर 1 साल का उसे गैप हो गया था, तो वो उन्हीं किताबों को ले आया। बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे, वे पुरानी किताबें लेके आए। उसका जो गमछा था, मतलब एक होता है ना, बांधा जाता है ऐसे करके, उसको ले जाके मास्टर की शीट पे रखा, मास्टर की नकल। तभी मास्टर साहब आ जाते हैं। लेखक ने उसे सब कुछ बता दिया। लेखक ने मास्टर साहब को सब कुछ बता दिया कि ये लोग सब बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे थे। बीच की छुट्टी में लड़कों ने उसकी धोती खोलने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। अब उस समय तो मास्टर से शिकायत कर दी थी, तो उसका बदला लेना था। तो जब लंच ब्रेक होता है ना, तो वो बीच की छुट्टी होती है, उस समय जो है ना, उन लड़कों ने इसको फिर परेशान करने, धोती पहनी जाती थी पहले, तो उस धोती को खींचने की कोशिश करी, खोल दें ताकि इसकी बेइज्जती हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो बच जाते हैं। वे उसे तरह तरह से परेशान करते रहे। उसका मन उदास हो गया। उसने माँ से नई टोपी व 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की मंगवा ली। अब क्या था, अब उसे तरह तरह से परेशान करते थे बच्चे, तो भाई बड़ा परेशान हो गए। तो उसने माँ से बोला कि मुझे एक टोपी ला के दो। तो क्या उसने बोला, माँ से नई टोपी लाने को लिए बोला, और 2 नाड़ी वाली मतलब बेल्ट वाली, जो है बेल्ट वाली पैंट लाने की। 2 नाड़ी वाली पैंट होता है जिसमें 2 पैर होते हैं ना 2, तो उसको बोला 2 नाड़ी वाली जो है पैंट लाने के लिए बोला। मैल खाऊ रंग मतलब ग्रे कलर की जो है पैंट लाने के लिए बोला। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। मंत्री नामक मास्टर आए। तो अब क्या, धीरे धीरे भाई बच्चों से शुरू में सभी नए नए में परेशान करते हैं, धीरे धीरे मित्रता होते ही सब ठीक हो गया। फिर एक मास्टर आए जिनका नाम मंत्री था। वे छड़ी का उपयोग नहीं करते थे, अर्थात वो छड़ी से नहीं मारते थे। तो कैसे मारते थे वो,
वे लड़कों की पीठ पर घूंसा लगाते थे, मतलब घूंसा बनाते थे और लड़कों की पीठ पर कस के मार देते थे, उससे बहुत चोट आती थी। शरारती लड़के उनसे बहुत डरते थे, वे गणित पढ़ाते थे। जो शरारती लड़के थे भाई वो डेली मार खाने वाले, तो वो मास्टर जी से बहुत डरते थे। और जो है वो मास्टर जो आए थे मंत्री, वो क्या पढ़ाते थे, वो मैथ्स पढ़ाते थे। इस कक्षा में बसंत पाटिल नाम का कमजोर शरीर वाला होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का था तथा हमेशा पढ़ने में लगा रहता था। तो क्या हुआ, एक लड़का था जो एकदम कमजोर दुबला पतला था, लेकिन दिमाग का बहुत तेज था, पढ़ने में तेज था, और वो हमेशा चुपचाप शांत बना रहता था। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया। लेखक भी उसकी तरह पढ़ने लगा। वह अपनी कॉपी किताबों को व्यवस्थित रखने लगा। शीघ्र ही वह गणित में होशियार हो गया। दोनों में दोस्ती हो गई। मास्टर ने लेखक को आनंदा कहने लगे। तो अब क्या हुआ, वो लड़का जो है ना वो बहुत अच्छा था पढ़ने में, जो दुबला पतला सा था, तो वो क्या था, पढ़ने में अच्छा था, गणित भी अच्छी थी। तो हमारे जो लेखक थे उन्होंने उससे दोस्ती कर ली, और दोस्ती करने से इनकी भी गणित बहुत अच्छी हो गई। जब गणित अच्छी हो गई तो मास्टर भी बहुत खुश हो गए। तो अब उनको आनंदा कहकर, लेखक को आनंदा कहकर, भाई उनका नाम आनंद यादव था ना, तो आनंदा कहकर लेखक को बुलाने लगे थे मास्टर जी। अब उसका मन पाठशाला में लगने लगा था। पहले तो भाई बच्चे परेशान करते थे, तो भाई लेखक का मन पाठशाला में नहीं लगता था, लेकिन अब मन लगने लगा था। सौंदलेकर मास्टर मराठी पढ़ाते। तो एक और मास्टर थे, वो क्या नाम था, सौंदलेकर। तो ये जो थे वो मराठी भाषा पढ़ाते थे। पढ़ाते समय वह स्वयं रम जाते थे। जब मराठी पढ़ाते थे तो उसी में खो जाते थे। सुरीले कंठ, छंद व रसिकता के कारण वे कविता बहुत अच्छी पढ़ते थे। मतलब बहुत ही सुरीला गाते थे, छंद का उच्चारण बहुत अच्छा था, तो जब पढ़ते थे तो सबको बड़ा अच्छा लगता था। उन्हें मराठी व अंग्रेजी की अनेक कविताएं याद थी। वे कविता के साथ ऐसे जुड़े थे कि अभिनय करके भाव बोध करते वे स्वयं भी कविता रचते थे। तो मतलब कविताएं वो अंग्रेजी और मराठी की पढ़ते थे, तो उन्हें एक्ट करके भी बताने लगते थे। उन्होंने खुद ने भी बहुत सी रचनाएं लिखी थी, बहुत सी कविताएं उन्होंने खुद भी लिखी थी। लेखक उनसे बहुत प्रभावित था। खेत पर पानी लगाते समय या ढोर चराते समय वह मास्टर के अनुसार ही कविताएं गाता था। वह उन्हीं की तरह अभिनय करता, उसी तरह उन्हें अनुभव हुआ कि ये अन्य कविताएं भी इसी तरह पढ़ी जा सकती। लेखक को महसूस हुआ कि पहले जिस काम को करते हुए उन्हें अकेलापन खटकता था, अब वह समाप्त हो गया है। उसे एकांत अच्छा लगने लगा। एकांत के कारण वह ऊंचे स्वर में कविता गा सकता था, नृत्य कर सकता था। अब क्या हुआ भाई, लेखक तो अपने टीचर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो अब खेतों के जो काम थे, जैसे पानी डालना है, मवेशियों को चराना है, उस समय वो कविता गाने लगे, जो कविताएं थी। अब उन्होंने सोचा जब हम यही कविता गा सकते हैं तो हम बाकी और सारी कविताएं भी गा सकते हैं। तो उन्होंने वो भी करना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें भैंस चराते समय, सब करते समय इन्होंने वो कविताएं गाने लगी। अब जो ये सब काम करते समय उन्हें अकेलापन लगता था, तो अब उन्हें लगा कि नहीं, ये सब करने उनको मजा आने लगा। जैसे भैंस चराते समय वो कविता को गा रहे हैं, अकेलापन होने के कारण उसे जोर जोर से भी गाते, और कभी कभी गाते हुए वो नृत्य भी करने लगते, अर्थात नाचने भी लगते थे। उसे कविता गाने की अपनी पद्धति विकसित की, मतलब धीरे धीरे उन्होंने अपने तरीके विकसित करना शुरू कर दिए ताकि कविताएं और ज्यादा प्रभावशाली होने लगे। वह अभिनय के साथ गाने लगा था। अब उनके चेहरे पर कविता के भाव आने लगे। गा तो रहे थे, अब चेहरे पर भी जो है भाव आने लगे थे। मास्टर को लेखक का गायन अच्छा लगा और उसे 6ठी 7वीं कक्षा के बालकों के सामने गवाया। पाठशाला एक समारोह में उसे गवाया। मास्टर स्वयं कविता रचते थे। तो अब क्या हुआ, जब इतना बढ़िया वो कविता गाने लगे तो उन्हें वार्षिक समारोह में दूसरी क्लासों के सामने भी उन्हें खड़ा करके कविता गायन कराया जाने लगा। उनके पास मराठी कवियों का संग्रह था, मतलब कि जो हमारे मास्टर थे वो खुद भी रचना करते थे, और उनके पास जो मराठी कवि थे उनके कवियों का काव्य संग्रह था पूरी तरीके से। वे उन कवियों का संस्मरण भी सुनते थे। इस कारण अब वे कवि ही उसे आदमी लगने लगे थे। सौंदलेकर स्वयं कवि थे। तो अब क्या था, कवि जब ये सारी जो कवि संग्रह जो मास्टर जी के पास था, अब जो हमारे जो लेखक थे वो पढ़ने लगे। उन्हें जो है बहुत अच्छा लगने लगा कि अब जैसे उनको महसूस हो रहा था कि वाकई मैं भी अब इंसान हो गया। भाई उनके अंदर भी प्रतिभा आ गई थी, तो उन्हें भी लगने लगा कि अब वाकई मैं भी एक मानव बन गया हूँ।
तो जो क्या कहते हैं कि मास्टर थे वो खुद भी रचना रखते थे, यानी कि अर्थात वो भी एक कवि ही थे। इस कारण लेखक को यह विश्वास हुआ कि कवि भी उनकी तरह से हाड़ मांस व क्रोध लोभ का मनुष्य होता है। लेखक को लगा कि वह स्वयं भी कविता कर सकता है। मास्टर के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर एक कविता लिखी। लेखक ने मालती लता व कविता दोनों ही देखी थी। इससे उसे लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव, खेतों आदि पर कविता बना सकता है। भैंस चराते चराते वह फसलों व जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। वह उन्हें जोर से गुनगुनाता तथा मास्टर को दिखाता। अब क्या हुआ कि उन्हें लगने लगा कि अब उनके मास्टर जी भी कवि ही थे, तो उन्हें लगा कि नहीं, जो कवि होते हैं या लेखक होते हैं वो हमारी तरह होते हैं, हमारी तरह हार्ड मास के बने होते हैं। उन्हें भी गुस्सा आता है, खुशी महसूस होती है। तो उन्होंने बोला जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इन्होंने भी कोशिश करी। मास्टर जी के घर पे एक मालती की बेल, मालती का फूल होता है तो उसकी एक बेल थी, तो उसको देखकर उन्होंने कविता रची। वो कविता भाई उन्होंने अपने मास्टर को सुनाई। मास्टर बड़े खुश हुए। अब इस तरीके से जब इनको प्रोत्साहन मिला तो धीरे धीरे इन्होंने जंगल के फूलों पे, रास्तों पे, जानवरों पे, हर किसी पे तुकबंदी करनी शुरू कर दी। और इस तरीके से वो धीरे धीरे कवि बनना शुरू हो चुके थे। कविता लिखने के लिए वह कागज व पेंसिल रखने लगे। अब क्या था, अब किसी भी समय कविता प्रकट हो जाती। अब धीरे धीरे अपने पास एक कागज और पेंसिल हमेशा रखते थे। उनके ना होने पर वह लकड़ी के छोटे टुकड़ों से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता या पत्थर की शिरा पर कंकड़ से लिख लेता। अब कागज पेंसिल नहीं होता तो क्या करते, लकड़ी का टुकड़ा उतारते, भैंस की पीठ पे लिख लेते, कंकड़ से किसी पत्थर पे लिख लेते। तो इस तरीके से जहां मिलता वो वहां पे कविता लिखना शुरू कर देते थे। कंठस्थ हो जाने पर उसे पोंछ देते, और जब उन्हें वो अच्छी तरीके से कविता याद हो जाती तो उन सबको वो पोंछ के साफ कर दिया करते थे। वह अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता। कभी कभी वह रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे कविता के शास्त्र के बारे में समझाते थे। अब जब कविता बना लेते तो मास्टर को दिखाते, और कभी कभी तो वो रात में ही मास्टर जी के घर पहुंच जाते अपनी कविता दिखाने के लिए। अब कविता में अगर कोई त्रुटि होती यानी कोई गलती होती तो वो उसे समझाते कि कैसे लिखा जाता है। वे उसे छंद, अलंकार, शुद्ध लेखन, लय का ज्ञान कराते। कविता लिखते समय हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। कहाँ छंद है, कहाँ तुक लगेंगे, कैसी लय में आएगा, कौन सा अलंकार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी का ज्ञान मास्टर जी धीरे धीरे लेखक को देने लगे थे। वे उसे पुस्तक व कविता संग्रह देते। उन्होंने उसे कविता करने के अनेक ढर्रे सिखाए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता मिली और उनकी मराठी भाषा में सुधार आने लगा। शब्दों का महत्व उनकी समझ में आने लगा। तो अब ये सारी चीजें मास्टर जी समझाते थे, साथ में उन्हें कुछ पुस्तकें भी देते थे कविता संग्रह की कि पढ़ो और समझो। मास्टर ने धीरे धीरे उनकी कविता लेखन की जो प्रतिभा थी उसको निखारा। धीरे धीरे उन्हें मराठी भाषा का ज्ञान हो गया, कविता को लय में पढ़ने आ गया। तो इस तरीके से जो एक आत्मकथ्यात्मक अंश हमारे सामने उपन्यास का प्रस्तुत किया गया था वो यहाँ पर समाप्त हुआ। किस तरीके से लेखक की जो पढ़ाई छूट गई थी, किस तरीके से उन्होंने कितनी मुश्किलों से उस पढ़ाई को शुरू किया, फिर धीरे धीरे वो किस तरीके से कवि बने, किस तरीके से मराठी भाषा उन्होंने सीखी, लयबंद, छयबंद, छंद युक्त जो कविताएं थी वो सभी करनी सीखी। इस छोटे से अंश में उन्होंने हमारे सामने रखी। खुद आनंद यादव जी ने इस अपनी जीवन कथा हमारे सामने रखी। प्रथम प्रश्न हमारा क्या है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषताओं को उजागर करता है। तो यहां पर हमें यह बताना है कि जूझ जो शीर्षक दिया है ये लेखक के अंदर जो एक चारित्रिक गुण है, क्या ये उसको बाहर ला रहा है। जूझना मतलब संघर्ष करना। हम किसी भी परिस्थितियों को बस ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लें या उनसे भागे नहीं, जबकि परिस्थितियां अगर हमारी विपरीत हैं तो हम उनसे संघर्ष करें और उन संघर्ष को करके उन परिस्थितियों को अपने मुताबिक हम जो है मोड़ सकें। क्या कवि ने ऐसा कुछ किया? जाहिर सी बात है, उसकी पढ़ाई बंद करी गई थी तो तभी उसने संघर्ष किया और अपनी पढ़ाई को दोबारा हासिल किया। स्कूल में जब प्रवेश किया तो वहां बच्चों ने परेशान किया, उस परिस्थिति में भी उन्होंने संघर्ष किया और वहां पर वो पढ़ते रहे। फिर मास्टर से उन्होंने कविता सीखी, कविता सीखने में संघर्ष किया क्योंकि उन्हें अपने घर के काम, खेत के काम भी करने पड़ते थे। तो इस तरीके से सही देखा जाए तो चारित्रिक गुण उनका कहीं ना कहीं ये संघर्षात्मक जो उनका चारित्रिक गुण है वो निकल के सामने आता है।
तो क्या दिया है, पाठ का शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य केंद्रीय भाव को व्यक्त करता है। मतलब केंद्रीय भाव इस पूरी कहानी का मेन मोटिव क्या है, मोटिव क्या था, संघर्षरत रहना जो था उसमें। जूझ का अर्थ है संघर्ष। इसमें कथानायक आनंद की पढ़ाई लिखाई बीच में रोककर उसे खेती बाड़ी के कार्यों में लगा दिया गया था, किंतु लेखक पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया, जिसे पाठ का शीर्षक पूर्णता अभिव्यक्त होता है। क्योंकि पढ़ाई बंद हो गई थी तो उसको क्या किया, उन्होंने संघर्ष किया और वो कामयाब भी हुए, तो इसलिए शीर्षक एकदम सही है। आनंदा के पिता ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया, लेकिन पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसे जीवन का एक उद्देश्य दिया। उसने विद्यालय जाने के लिए पिताजी की शर्तें रखी, उसका पालन किया। पिताजी माने तो, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी तो उन्होंने वो शर्तें मान ली कि ठीक है, मैं सारी शर्तें आपकी मानता हूं। वह विद्यालय जाने से पहले बस्ता लेकर खेतों में पानी देता, वह ढोर चराने भी जाता, ढोर मतलब जानवर चराने जाता। फिर उनके पिता ने उसका पाठशाला जाना बंद करवा दिया था। पहले भी करता था लेकिन तब भी बंद करा दिया था, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। पूरे आत्मविश्वास के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा। उन्होंने योजना बनाई, दत्ताजी राव देसाई की मदद ली, योजना बनाई और उसमें सफल हुए। आनंदा ने मास्टर सौंदेलकर से प्रभावित होकर काव्य में रुचि लेना प्रारंभ किया। इससे उन्हें पढ़ने की तीव्र लालसा, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, वचनबद्धता, आत्मविश्वास, लगन एवं कर्मठता तथा कविता के प्रति झुकाव आदि चारित्रिक विषयें देखने को मिलती हैं। यानी कि कवि के अंदर जितनी चारित्रिक विशेषताएं हैं, हमें इनके संघर्ष के माध्यम से ही पता चल जाती हैं हमको। प्रश्न 2, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? अब उन्होंने मास्टर के घर पर वो मालती की बेल देखी थी ना, उसी पे उन्होंने ये कविता लिखी थी, तभी तो उनके अंदर आत्मविश्वास जागा था, तो वही बताना है। मराठी के अध्यापक सौंदलेलगेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कक्षा के सस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान कराते थे। एक बार मास्टर जी के घर से निकलती मालती की लता पर कविता की और उसका वाचन किया तो लेखक उससे बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि प्रत्यक्ष देखने पर उनका वर्णन एकदम सटीक था। जब उन्होंने उस मालती की बेल को देखा तो वाकई एकदम सही था। उससे प्रेरित होकर लेखक भी कुछ तुकबंदी करने लगे थे। उन्हें यह ज्ञान हुआ कि कवि भी उनकी तरह ही होते हैं, वे भी अपने आम आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकते हैं। धीरे धीरे उन्होंने तुकबंदी आरंभ की और मास्टर जी के प्रोत्साहन से उसमें आत्मविश्वास पैदा हुआ। अब जब उन्होंने देखा कि कवि हमारी ही तरह लोग होते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास जागा। धीरे धीरे उन्होंने तुकबंदी करी। तुकबंदी करने से उन्होंने मास्टर को सुनाया, मास्टर जी ने उनकी तारीफ करी, जो गलतियां थी उनको सुधारा और इस तरीके से उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता गया और वो धीरे धीरे कविता रचना करते चले गए। प्रश्न 3, श्री सौंदेलकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जताई। अब उनके पढ़ाने के तरीके की क्या विशेषताएं थी जिससे कवि के मन में कविता करने का भाव ज्यादा जागा? अब वो जब कविता वाचन करते थे तो पूरी तरह मगन हो जाते थे, छंद इतनी बढ़िया गाते थे, सब कुछ होता था। कभी कभी वो उनके भाव हाथ पैर से नाच गा के भी वो कविता को सुनाते थे, इसीलिए कवि बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो क्या दिया है, मास्टर सौंदलेलगेकर कुशल अध्यापक, मराठी भाषा के ज्ञाता व कवि थे। वे सुरीले ढंग से स्वयं की व दूसरों की कविताएं गाते थे, मतलब बहुत ही सुरीले ढंग से गाते थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी, मतलब वो पूरी तरह उनको याद थी कविताएं अच्छे से। पहले वह एक आध गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण करते थे। पहले तो वो बैठे बैठे सुनाते थे, फिर धीरे धीरे वो क्या करते थे, कविता की जो फीलिंग्स होती थी वो उनके चेहरे पे दिखने लगती थी, इतना ही वो मगन हो जाते उस कविता पाठन में। वे अन्य कवियों से जुड़े संस्मरण सुनाते, बीच बीच में उनकी कविताएं भी पूरे हाव भाव के साथ इतनी तन्मयता से सुनाते थे कि लेखक भाव विभोर हो जाता था। तो बहुत सारे कवियों के बारे में बताते, जब कवियों के बारे में बताते तो उनकी कविताएं सुनाते, और कविताएं ऐसे नहीं कि पढ़ के सुना दिया, पूरा भाव उनके चेहरे पे उन कविताओं का आता था। आनंदा
को कविता का तुकबंदी लिखने के प्रारंभिक काल में उन्होंने उनका मार्गदर्शन व सुधार किया, उन्हें अलंकार छंद का ज्ञान कराया, अलग अलग कविता संग्रह देकर काव्य विधा से परिचित कराया तथा उनका आत्मविश्वास बढ़ाया, जिससे वह धीरे धीरे कविताएं लिखने में कुशल होकर प्रतिष्ठित कवि बन गए। तो अब जब आनंदा ने यानी कि हमारे लेखक ने जब उनसे प्रभावित हुए तो धीरे धीरे उन्होंने तुकबंदी करना शुरू किया। अब वो तुकबंदी मास्टर को सुनाते, तो जो उसमें जो त्रुटियां होती वो सुधारते। मास्टर जी ने बहुत सारे काव्य संग्रह, कविता संग्रह दिए लेखक को पढ़ने के लिए, पढ़ो और सीखो कि कैसे कविताएं लिखी जाती हैं। तो इस तरीके से उनमें धीरे धीरे सुधार होता गया, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखने लगे और आखिर में जाके एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवि भी बन गए। प्रश्न 4, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? पहले क्या जब था, वो खेत पे जब जानवर चराने जाते थे या ढोर चराने जाते थे या फिर वो पानी देते थे, तो उन सभी गतियों में क्या होता था, वो बड़ा बोर होते थे, अकेलापन महसूस होता था। लेकिन जब वो कविताएं करने लगे तो उन्हें मजा आने लगा, ये सारी चीजें काम करने में मजा आता, उसी के बीच बीच वो कविताएं बना लेते, लिख लेते, यानी एक तरीके से एंजॉय करने लगे थे। तो क्या है, कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक ढोर ले जाते समय, खेत में पानी डालते समय तथा अन्य कार्य करते समय अकेलापन महसूस करते थे। उसे लगता था कि उसके साथ बात करने वाला कोई हो, लेकिन कविता के प्रति लगाव के बाद वह खेतों में पानी देते समय, भैंस चराते समय कविताओं में खोया रहता था। धीरे धीरे वह स्वयं तुकबंदी करने लगा, अब उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा। वह अकेले में कविता गाता, अभिनय व नृत्य करता। तो जब अकेलापन उन्हें मिलता यही काम करते समय, तो वो खूब अच्छी अच्छी कविताएं करने लगे और साथ ही नाचते भी थे, गाते भी थे और इस तरीके से वो अकेलेपन को अब एंजॉय करते थे। प्रश्न 5, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? मतलब यहाँ पर हमने जो देखा था कि दत्ताजी राव का जो तर्क था वो सही था, जो रवैया था पढ़ाई लिखाई को लेकर, या उनके पिताजी का रवैया सही था। आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना है और उसका तर्क भी देना है कि क्यों सही था। तो हमारे हिसाब से तो दत्ताजी राव का सही था। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए, लेखक का मत है कि जीवन भर खेतों में कार्य करके कुछ भी हाथ नहीं आने वाला था। अगर मैं पढ़ लिख गया तो कहीं मेरी नौकरी लग जाएगी या कोई व्यापार करके अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है। दत्ता जी को जब यह पता चलता है तो लेखक के पिताजी उन्हें पढ़ने से मना करते हैं, तो राव पिताजी को बुलाकर खूब डांटते हैं और कहते हैं, तू सारा दिन क्या करता है? बेटे और पत्नी को खेत में जोत कर तू सारा दिन सांड की तरह घूमता रहता है। कल से बेटे को स्कूल भेज, अगर पैसे नहीं है तो मैं फीस दूंगा। पिताजी दत्ताजी राव के सामने हाँ करने के बावजूद भी आनंद को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थे, जो अनुचित था। तो यहाँ पर क्या हम बोल रहे हैं कि लेखक पढ़ना चाहते थे, क्यों? क्योंकि कृषि में उनको ज्यादा कुछ मिलता नहीं, ठीक है, कृषि में वो जा रहे थे क्योंकि दिन पे दिन उसके आने वाली इनकम घटती जा रही थी। उन्होंने बोला कि अगर मैं पढ़ लिख लूंगा तो कहीं मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी या मैं कोई बिजनेस कर लूंगा तो मेरे को पैसे आएंगे, तो एक तरह जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन पिताजी ने क्या किया, उसकी पढ़ाई छुड़ा दी, उसे घर पे रख दिया। जब दत्ताजी राव के सामने लेखक और उनकी माँ जाते हैं और उन्हें बताते हैं तो पिताजी को बुला के खूब डांटते हैं, बोलते हैं कि तुम पूरा दिन अपनी बेटी और बच्चे को खेती में लगाकर ऐसे घूमते फिरते रहते हो। कल से तुम्हारा बेटा स्कूल जाएगा और तुम खेत पर काम करोगे, क्योंकि तुम अपने घूमने के लिए अपने बेटे के भविष्य को खराब कर रहे हो। अब पिताजी ने हाथों भर दी, लेकिन वो तब भी जाने के पक्ष में नहीं थे। तो ये चीज तो गलत है, इतना समझाया गया उसके बावजूद वो पक्ष में नहीं थे। तो यहाँ पर जो है वो दत्ताजी राव का जो नजरिया था वो एकदम सही था। हमारे ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया लेखक के पिता की सोच से ज्यादा ठीक था। यानी लेखक जो सोचते हैं, लेखक की जो सोच है और दत्ताजी जो राव की सोच है वो उनके पिताजी की सोच से कहीं ज्यादा सही है। प्रश्न 6, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मां को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता, अनुमान लगाइए। अब उन्होंने झूठ का सहारा लिया था कि भाई पिताजी पूरा घूमते रहते हैं, तो वो झूठ का सहारा अगर नहीं लेते तो क्या होता,
तब क्या होता, क्या सिनेरियो होता। तो क्या था, दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डालने के लिए लेकर उसकी मां ने एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा ना लेते और सच बताते कि उन्होंने दत्ताजी राव से पिता को बुलाकर लेखक को स्कूल भेजने के लिए कहा है, तो लेखक के पिताजी उसके घर न जाते, ना उसके सामने बहाना बना देते अथवा माँ बेटे की पिटाई कर देते। उधर ना जाने की सख्त हिदायत देकर लेखक को खेती में झोंक देते और लेखक का जीवन बर्बाद हो जाता। अब देखिए झूठ क्या था, सबसे पहले तो आप समझेंगे झूठ क्या था। माँ और बेटे दोनों दत्ताजी के पास गए, उनको सारी बात बताई। अब ये दोनों गए थे, ये बात पिताजी को नहीं पता थी, ठीक है। पिताजी को अगर बता दी जाती तो यहां से पिताजी से झूठ बोला गया कि दत्ताजी राव ने उनको बुलाया है, उन्होंने ये चीज नहीं बताई कि हम उनके पास गए थे आपकी शिकायत करने। अगर वो झूठ को नहीं छिपाते और पिताजी को बता देते तो पिताजी दत्ताजी राव के घर ना जाते, घर में दोनों की पिटाई कर देते माँ बेटे की और उनको खेती में झोंक देते। इस तरह कभी भी हमारे सामने इतने बढ़िया लेखक नहीं आ पाते। तो झूठ का सहारा जो लिया गया वो कहीं ना कहीं एक भलाई के लिए लिया गया था। लेकिन अगर नहीं लिया जाता तो अगर सच बता देते तब तो और ज्यादा बर्बादी हो जाती, किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता, ऊपर से दंड मिलता, सो अलग था। वन में क्या दिया है, जूत साहित्य की किस विधा में लिखा गया है, यानी कि हिंदी साहित्य की किस विधा में लिखा गया है। पहली बात तो ये गद्य में है, और गद्य में किस विधा में है, ये कहानी, आत्मकथ्यात्मक उपन्यास, संस्मरण या रेखा चित्र। तो ये क्या है, आत्मकथ्यात्मक उपन्यास है, यानी कि एक अपनी आत्मकथा लिखी गई है जिसे उपन्यास के तौर पर लिखा गया है। ये ध्यान रखिएगा, आत्मकथा मतलब आत्मकथ्यात्मक यानी कि अपनी कहानी, और वो क्या है, एक उपन्यास के तौर पर सामने रखा गया है। अब एक क्वेश्चन नंबर 2, लेखक अपने दादा के सामने बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करता था। तो पहला क्या है, वह अपने पिता से बहुत डरता था, उसके पिता बहुत गुस्सैल और हिंसक थे, वह बात बात पर लेखक पर नाराज होते थे, उपर्युक्त सभी। तो यहां पर लेखक अपने दादा यानी अपने पिताजी से बात इसलिए नहीं करता था क्योंकि ये ऊपर सभी कारण सही हैं। वो बहुत डरता भी था, उसके पिताजी गुस्सैल और हिंसक पे थे, और साथ ही वो बात बात पे लेखक पे बहुत ज्यादा नाराज भी हुआ करते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, आनंदा के पिता की भांति आज भी अनेक गरीब व कामगार पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, क्यों? आपकी दृष्टि में इसका क्या कारण है? तो लेखक जो हमारे आनंदा जी हैं, उनके पिताजी उनको स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, वैसे ही आज भी है। तो हमारे हिसाब से अब पूछा गया है कि उसका क्या कारण हो सकता है। क्या दिया है, अशिक्षित होने के कारण, बच्चों के लड़ाई झगड़े के कारण, स्कूल अच्छा नहीं होने के कारण, या फीस ज्यादा होने के कारण। तो कारण ये है कि आज भी बहुत से लोग अशिक्षित हैं जो शिक्षा के महत्व को नहीं समझते, इसलिए अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए वो स्कूल नहीं भेजते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है वो खुद भी अशिक्षित हैं इसलिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, लेखक पढ़ना क्यों चाहता था, क्या कारण था कि लेखक पढ़ना चाहता था। उसके अनुसार खेती में कोई भविष्य नहीं है, यानी कि खेती में किसी भी तरह का भविष्य नहीं है। पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहता था, नौकरी करके या व्यापार करके धन कमाया जा सकता है, या उपर्युक्त सभी। तो यहां पर ये उपर्युक्त सभी कारण हैं जिसके कारण वो पढ़ना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, लेखक का दादा कोल्हू जल्दी क्यों चलवाता था। मतलब पूरे गांव में कोल्हू नहीं चलता था, सबसे पहले कोल्हू जो है वो लेखक के पिताजी चलवा, यानी दादा जो है वो चलवा दिया करते थे। क्या कारण था ऐसा करने का, वह बहुत मेहनती था इसलिए। कौन, मतलब लेखक के पिताजी यानी दादा जो है वो बहुत मेहनती थी इसलिए पहले चलवाते थे। वह अपने बनाए गुड़ के अच्छे दाम प्राप्त करना चाहता था, वह अपने हर कार्य को सबसे पहले करना चाहता था, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो सही क्या था, वह अपने बनाए गुण का अधिक दाम प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए सबसे पहले कोल्हू चलवा दिया करते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 6,
पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था। पंक्ति में आए मुहावरे मन तड़पता का क्या अर्थ है? तो मन तड़पता का क्या मतलब होता है? मन प्रसन्न होना, मन शांत होना, मन बेचैन होना या डांटते हुए समझाना। तो यहाँ पर मन तड़पने का तात्पर्य होता है मन बहुत अधिक बेचैन होना। कोई कार्य को करने के लिए बहुत ही ज्यादा मन तत्पर होने लगता है तो उसको बोलते हैं मन तड़पना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? दादा ने लेखक को खेती के कार्य में क्यों लगा दिया? क्या कारण था कि पिताजी ने उसे स्कूल छुड़वा के उसे खेती के कार्यों में लगवा दिया था? वह लेखक को खेती के कार्य सिखाना चाहता था। वह स्वयं स्वतंत्र रहकर नगर में घूमना चाहता था। वह लेखक के भविष्य के बारे में सोचता था। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो कारण क्या था कि पिताजी यानी दादा जो है वो स्वयं स्वतंत्र रहकर इधर उधर घूमना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई को छुड़वाकर उसे खेतों में लगा दिया ताकि वह स्वतंत्र होकर पूरे नगर में घूम सके। क्वेश्चन नंबर 8, दादा दत्ता राव सरकार का नाम सुनते ही उनसे मिलने क्यों चला गया? जब दत्ता जी राव ने उन्हें बुलाया तो दादा तुरंत क्यों चले गए? क्यों बिना कुछ क्वेश्चन करे तुरंत ही भागकर चले गए थे? कारण क्या था? दत्ता राव सरकार गांव में सम्मानित व्यक्ति थे, मतलब बहुत ही सम्मान प्राप्त और ऊंचे थे। उनकी बात, उनका सम्मान पूरा गांव करता था। दादा ने दत्ता राव सरकार से उधार ले रखा था। दादा दत्ता राव सरकार से डरता था। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो सही क्या है? दत्ता राव सरकार गांव के सम्मानित व्यक्ति थे, इसीलिए जैसे ही उन्होंने बुलाया तुरंत ही दादा उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? राव सरकार ने दादा को किस किस बात के लिए डांटा? यानी कि दत्ता राव सरकार के पास जब दादा पहुंच गए तो उन्होंने किस किस बात के लिए दादा को डांटा? खेतों की तरफ ध्यान न देने के लिए, फसल में लागत ना लगाने के लिए, लेखक की पढ़ाई छुड़वाने के लिए, उपर्युक्त सभी। तो दत्ता राव ने इन सभी उपर्युक्त जितने कारण हैं इन सभी पे उनको अच्छे से फटकार लगाई। लेखक की पढ़ाई छुड़ाई, खेत में ध्यान नहीं लगाते थे, साथ ही वो फसल में लागत भी नहीं लगाते थे, पैसे भी नहीं लगाते थे जिससे फसल अच्छी हो। तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से दत्ता राव ने उनको डांटा था। क्वेश्चन नंबर 10 है, दत्ता राव साहब ने लेखक को क्या निर्देश दिए? लेखक को क्या निर्देश दिए? क्या क्या उन्होंने बोला कि तुमको ये करना है? वह कल से स्कूल जाना शुरू करे, यानी कि लेखक कल से स्कूल जाना शुरू करे। वह मन लगाकर पढ़ाई करे। यदि उसका पिता उसे स्कूल ना भेजे तो वह उसके पास आ जाए। उपर्युक्त सभी। तो दत्ता जी राव ने ये ऊपर वाले सभी निर्देश जो हैं वो लेखक को दिए कि ऐसा ही तुमको करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? इनमें से जूझ कहानी का पात्र नहीं है। ये जो जूझ कहानी हम पढ़ रहे हैं इसका कोई भी कैरेक्टर नहीं है। आनंद यादव सौंदगेलकर, दत्ताजी राव, भूषण। तो इसमें जो नहीं है वो है भूषण, क्योंकि आपको याद होगा ये भूषण हमारी कौन सी कहानी का कैरेक्टर है? ये है सिल्वर वेडिंग का कैरेक्टर है। तो आनंद राव जी खुद हमारे लेखक हैं, इस कहानी के नायक हैं। सौंदगेलकर उनके जो है मराठी टीचर हैं। दत्ताजी राव गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं। तो ये सभी पात्र हैं। जो नहीं है वो है भूषण, इस कहानी का पात्र नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। दादा ने दत्ता राव साहब के सामने अपने बेटे पर क्या आरोप लगाए? भाई इसने छुड़वा दी थी, पढ़ाई छुड़वा दी थी, तो जब डांट पड़ रही थी तो दादा ने क्या बोला कि लेखक के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए थे दत्ता राव के सामने दादाजी ने? क्या लेखक सिनेमा देखने चला जाता है, यहां वहां घूमता रहता है, खेती और घर के काम में जरा भी ध्यान नहीं देता, उपर्युक्त सभी। तो दादा ने ये उपर्युक्त जितने इल्जाम हैं ये सभी लेखक के ऊपर लगाए थे कि इन्हीं कारण से मैंने इसकी पढ़ाई छुड़वा के इसको खेतों पर लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 13। जूझ कहानी का संदेश क्या है? ये कहानी जो हमने पढ़ी ये हमें क्या संदेश देती है? संघर्ष करने की सीख, यानी कि हमेशा हम जो चाहते हैं उसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए।
सहनशीलता व धैर्य, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है उसे आप सहते रहिए, पेशेंस रखिए, सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। परिश्रम का महत्व, यानी कि आप मेहनत करिए, ये बहुत जरूरी है, यही महत्व हमें सिखा रही है ये कहानी। उपर्युक्त सभी, तो हम ये जो कहानी देखिए हमने पढ़ी है जूझ, तो इसलिए हमें क्या संदेश दे रही है, ये हमें संदेश देती है संघर्ष करने की, यानी कि अगर आप कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो संघर्ष करिए। किस तरीके से हमारे लेखक की पढ़ाई छूट जाती है, वो बहुत संघर्ष करके पढ़ाई शुरू करते हैं, फिर कविताएं करना सीखते हैं, सब कुछ किस धीरे 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 कैसे चीज़ें उनके साथ होती हैं, ये सभी कुछ हमने इस कहानी के अंतर्गत देखा है। अब है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, लेखक ने राव साहब के सामने किस प्रकार अपना पक्ष रखा। अब दादाजी ने तो उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगा दिए थे लेखक में, तो अब लेखक ने अपना पक्ष दत्ताजी राव के सामने किस तरीके से रखा। उनका दादा कभी उन्हें सिनेमा देखने के लिए पैसे नहीं देता। उन्होंने बोला कि दादा हमें कभी पैसे नहीं देते, तो मैं सिनेमा देखने कैसे जाऊं। उसने कंडे बेचकर धन से कपड़े सिलवाए, यानी कि जो उसने कंडे बेचे वो मैंने इधर उधर खर्च नहीं किए, वो कंडे बेचकर जो पैसे मिले थे उससे मैंने अपने लिए कपड़े सिलवाए थे। वह यहाँ वहां कंडे बेचने के लिए घूमता था। तो उन्होंने, दादा ने बोला था ना ये यहाँ वहां घूमता है, तो बोला ये यहाँ वहां जो हम घूमते थे ये कंडे बेचने के लिए घूमते थे, ताकि हम बेचें और हमें धन मिले और उसी को इकट्ठा कर कर हमने अपने कपड़े सिलवाए। तो यहाँ पर ये सभी जो है लेखक ने अपने पक्ष रखे थे। तो यहाँ क्या है, उपर्युक्त सभी सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। दादा ने अपने बेटे के सामने स्कूल जाने के लिए क्या शर्त रखी। अब दत्ताजी राव ने जब डांट तो दिया, अब इन्होंने अपना पक्ष कैसे रखा, पक्ष भी रख दिया। तो अब दादा मान गए स्कूल भेजने के लिए। अब स्कूल भेजने के लिए उन्होंने शर्त क्या रखी कि तुम स्कूल जाओगे लेकिन तुम्हें ये सब भी करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, स्कूल से पहले खेत में जाकर फसल को पानी देना होगा, यानी कि फसल को पानी दीजिए। स्कूल से आने के बाद ढोर चराने जाना होगा, ढोर मतलब जानवर चराने के लिए जाना पड़ेगा। खेती के कार्य में अधिकता होने पर स्कूल नहीं जाना होगा, मतलब जब कटाई बुआई होगी यानी खेतों में काम ज्यादा होगा तो उस समय तुम्हें स्कूल नहीं जाना होगा, खेतों में तुम्हें काम करना पड़ेगा। उपर्युक्त सभी, तो ये सभी शर्तें दादा ने लेखक के सामने रखी कि तुमको ये सभी काम करने पड़ेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 16। बसंत पाटिल कौन थे, यानी इसमें एक करेक्टर है बसंत पाटिल, वो कौन था। आनंदा की कक्षा का मॉनिटर, गणित के अध्यापक, मराठी के अध्यापक, आनंद को चिढ़ाने वाला साथी। तो बसंत पाटिल कौन था, आनंद की कक्षा का मॉनिटर था। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, लेखक को स्कूल में पहले दिन अपनी कक्षा में दीवार से पीठ सटाकर क्यों बैठना पड़ा। क्या हुआ, जब स्कूल उन्होंने गए पहले दिन तो उनको दीवार से अपनी पीठ सटाकर क्यों बैठनी पड़ रही थी, क्या कारण था। लेखक को संकोच हो रहा था, मतलब वो झिझक रहे थे, इतने दिन बाद स्कूल पहुंचे थे। शरारती बच्चे उसकी धोती खींच रहे थे, जो बहुत ही शरारती बच्चे थे वो उनकी बार बार धोती खींच रहे थे, क्योंकि सभी पैंट पहन के जाते थे और लेखक धोती पहन के गए थे। खेती का कार्य करने के कारण उनकी पीठ में दर्द था। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो सही क्या था, शरारती बच्चे उनकी धोती को खींच रहे थे, इसी कारण वो दीवार से पीठ सटाकर बैठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, बसंत पाटिल की नकल करने पर लेखक को क्या लाभ हुआ। तो उनकी क्लास का जो मॉनिटर था यानी बसंत पाटिल, जब उसकी नकल करने लगे, उसके साथ बैठने लगे, तो उससे लेखक को क्या फायदा हुआ। वह गणित में होशियार हो गया, वह भी मॉनिटर जैसा सम्मान पाने लगा, अध्यापक उसे शाबाशी देने लगे। उपर्युक्त सभी, तो यहां पर यह सभी हुआ था क्योंकि बसंत पाटिल कक्षा का बहुत ही होनहार छात्र था। उसके साथ बैठने सीखने से लेखक भी धीरे धीरे होशियार होने लगे थे। तो ये सभी उनको अच्छी अच्छी बातें होने लगी थी उनके साथ। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। लेखक कविता लिखने के लिए किन साधनों का उपयोग करता था। जब कविता लिखना आ गया तो वो क्या करते थे, जेब में कागज और पेंसिल रखने लगे थे, भैंस की पीठ पर रेखा खींच के लिखने लगे थे, कंकड़ पत्थर से शिला पर लिखने लगे थे। उपर्युक्त सभी, तो यहाँ पर क्या है, उपर्युक्त इन सभी साधनों का वे इस्तेमाल करने लगे थे, मतलब जितना उनको मिल जाए वो सभी चीजें ये काम करने लगे थे।
अब है क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, लेखक को अकेलेपन में आनंद क्यों आने लगा था। भाई पहले उन्हें अकेलापन बहुत ही बेकार लगता था, लेकिन अब उन्हें अकेलेपन में बड़ा मजा आने लगा था। उसका कारण क्या था, वह खुलकर गा सकता था। मतलब अब कविता जो लिखते थे वो बहुत ही खुल के अकेलेपन में बहुत जोर जोर से गाने लगे थे। वह कविताएं रच सकता था, यानी कि तुकबंदियां करके जोर जोर से बोल बोल के कविताएं लिख लेते थे अकेलेपन में। वह कविता गा के उसका अभिनय कर सकता था अकेलेपन में, उसको एक्ट भी कर लेते थे वो, उपर्युक्त सभी। तो यहां पर क्या हुआ, अकेलेपन में आनंद इसलिए हो रहा था क्योंकि वो उस अकेलेपन में हर वो काम करने लगे थे जिसमें उनको मजा आता था। अब है क्वेश्चन नंबर 21। जूझ पाठ के अनुसार कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया, सही विकल्प छाटिए। तो क्या था, पहले जब तक वो कविता नहीं लिख लेते थे, उससे पहले जब अकेले रहते थे तब उन्हें कैसा लगता था, और बाद में जब उन्हें कविता लिखना आ गया था, कविताएं रचने लगे थे, तब अकेलेपन में उन्हें क्या चीजें उनमें बदलाव आया था। आपको वो करना है। अकेलापन डरावना होता है, अकेलापन उपयोगी होता है, अकेलापन अनावश्यक होता है, अकेलापन सामान्य प्रक्रिया होती है। तो अब यहां कहा था उन्हें अकेलापन उपयोगी लगने लगा था, यानी कि अकेलेपन में वो सभी वो कार्य करने लगे थे जिसमें उनको मजा आ रहा था। तो अब जो पहले अकेलापन उन्हें खराब लगता था, वही अकेलापन अब उन्हें बहुत ही आनंद दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 22। अब यहां पर एक निष्कर्ष कथन है, यानी आपके सामने एक कथन दिया है, उसके कारण दिए हैं, आपको उन कारणों में से सही चुनना है। क्या है, जूझ पाठ के अनुसार पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था। यह कथन है। कारण क्या है इसका, पहला, लेखक खेती बाड़ी नहीं करना चाहता था, वह पढ़ लिख कर सफल होना चाहता था, पहला कारण ये। दूसरा, दत्ताजी राव जानते थे खेती बाड़ी से लाभ नहीं है। दिए गए कथन के सही कारण को नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर चुनिए। तो ये दो कारण थे, अब हमें नीचे के विकल्प में सुनना है। यानी कि पहला कारण सही है, ठीक है, आपको लगता है पहला है तो आप पहले पे लगाओगे, दूसरा कारण सही है तो आप दूसरे पर लगाओगे, यानी कि यहां दूसरा, अगर आपको ये दूसरा कारण सही लगता है तो आप यहां दूसरे पे चिन्ह लगाएंगे। दोनों सही लगते हैं तो दोनों पे लगाएंगे, अगर आपको लगता है कोई सही नहीं है तो आप कोई नहीं पे लगाएंगे। तो हमारे कारण में यहां ये दोनों ही कारण एकदम सही हैं, जिस कारण से पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 23। लेखक के मराठी शिक्षक नावा सौदेलकर की विशेषताएं क्या थी, उनकी विशेषताएं क्या थी, वो कैसे थी। कविता की छंद, गति, आरोह अवरोह का ज्ञान था। उन्हें कविता में हर चीज, बोलना, कहना, कहाँ रुकना, क्या चीजें, उन्हें बहुत ही अच्छे से ज्ञान था। अभिनय के साथ पढ़ाना व उसी भाव की अन्य कवि की कविताएं बताना, यानी कि वो जब कविताएं सुनाते थे तो उसका अभिनय भी करते थे और उसी से रिलेटेड जो दूसरी कविताएं होती थी वो भी वो बता दिया करते थे। दोनों सही हैं या सिर्फ का सही है, तो यहां पर क्या है, दोनों ही सही हैं। ये उनकी विशेषताएं थी, कविताएं करते समय वो इतनी बढ़िया तरीके से करते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 24। फिर क्या है, जूझ पाठ के लेखक आनंद यादव को कविता लेखन के लिए प्रोत्साहित करने वाले शिक्षक का नाम क्या है। किसने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया, दत्ताजी राव, नावा सौंदगेलकर, भा बोरकर या केशव कुमार। तो सही कौन है, नावा सौंदगेलकर। अब है क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, जूझ के कथानायक के चरित्र की विशेषता बताइए। जो कथानायक है, जो हीरो है इस कहानी का, उसकी विशेषताएं हमें बतानी। अब हीरो कौन है, वो है हमारे लेखक आनंद यादव जी। तो क्या है, संघर्षशील व जुझारू, परिश्रमी, कविता के प्रति लगाव, उपरोक्त सभी। तो ये सभी विशेषताएं हमारे कथानायक यानी कि हमारे लेखक आनंद यादव जी के अंदर हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। जूझ शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब जो जूझ हमारी कहानी का जो शीर्षक है जूझ, इसका अर्थ क्या होता है।
संघर्ष, परिश्रम दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो हम बोलते हैं ना, क्यों फालतू में इससे जूझ रहे हो, होता है ना, हम लोग अक्सर नॉर्मल लैंग्वेज में ये चीज़ बोल रहे हैं, क्यों फालतू में जूझे जा रहे हो। तो यहाँ पर जूझ हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हमारे पाठ का शीर्षक है। तो ये क्या है, जूझ का मतलब होता है संघर्ष। किसी चीज में हम किस हद तक संघर्ष कर रहे हैं, ये चीज हम इसके जरिए देखते हैं कि संघर्ष हमारा कितना ज्यादा मुश्किल होता चला जाता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा मुश्किल संघर्ष करते हैं, कोई चीज़ होती है हम करते जा रहे नहीं आ रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ इस पार्ट में आनंद यादव जी ने किस तरीके से अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करने के लिए संघर्ष किया, फिर कैसे उनको स्कूल में दिक्कत आई, फिर उनके मास्टर आए, कैसे उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया और कैसे वो गद्य और काव्य लेखन में आ गए। ये सभी कुछ हमने देखा कि उनका जीवन जो है पूरा संघर्ष से परिपूर्ण रहा। इसीलिए इस पाठ का नाम उन्होंने हमारे सामने क्या रखा, जूझ। जूझ का मतलब क्या हुआ, संघर्ष। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्या है, जूझ पाठ के रचयिता कौन है, ये पाठ किसने लिखा है। फटेश्वर नाथ रेणु, आनंद यादव, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी। तो आपको ये पता है कि ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं ये आत्मकथ्यात्मक उपन्यास है, यानी कि एक उपन्यास है जो आत्मकथा के तौर पर, मतलब अपनी आत्मकथा के तौर पर लिखा गया है, या आत्मकथा है जिसे उपन्यास के तौर पर लिखा गया है। तो ये पाठ हमारे पास किसने लिखा है अपनी आत्मकथा, आनंद यादव जी ने, कि किस तरीके से उन्हें संघर्ष करना पड़ा अपने जीवन में, ये सभी हमने इस पाठ में देखा है। अब है क्वेश्चन नंबर 28। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है। ये जो जूझ पाठ हमने पढ़ा है ये मूलतः किस भाषा में लिखा गया, हमने तो पढ़ा तो हिंदी में था, तो यानी कि ये तो ट्रांसलेटेड रूप है, लेकिन ये मूलतः किस भाषा में लिखा गया था, यानी आनंद यादव जी ने इसे किस भाषा में लिखा था, मराठी, गुजराती, अवधी या ब्रज में। तो ये हम मूलतः, यानी कि ये आनंद यादव जी ने मराठी भाषा में लिखा था, तो हमारे सामने ये हिंदी रूप में रूपांतरित होकर आया है। अब है क्वेश्चन नंबर 29। जूझ के कथानायक का नाम बताइए। कथानायक यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं हीरो, जैसे पिक्चर चलती है तो पिक्चर में कौन होता है, हीरो। तो यहाँ पर कहानी का कथानायक यानी कहानी का नायक कौन है, आनंदा, दत्ताजी राव, मोहन आनंद या कमल आनंद। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो आनंद यादव हैं उनको उनके मास्टर जी जो हैं वो क्या कहकर बुलाते थे, आनंदा। तो यहाँ पर क्या है, जूझ के जो कथानायक है वो कौन है, आनंदा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, पाठशाला जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की थी। उसका पाठशाला छुड़ा दिया गया था लेखक के, तो लेखक ने पाठशाला फिर से शुरू करने के लिए सबसे पहले बात किससे करी थी, दादा से, माँ से, दत्ताजी राव से या सौंदेल गेरकर से। तो किससे करी थी उन्होंने सबसे पहले ये बात अपनी माँ से करी थी। माँ काम कर रही थी, वो गोबर के कंडे ताप बना रही थी, वो पानी ला के दे रहे थे आनंद यादव जी, तो उसी समय उन्होंने ये बात छेड़ी थी सबसे पहले। फिर है क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, पढ़ाई के लिए लेखक अपनी माँ के साथ किसके पास गया। तो माँ ने तो साफ बोल दिया जब उन्होंने माँ से कि दादा को अगर पता चलेगा तो वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो अब इसका इन्होंने नतीजा क्या निकाला कि हम लोग किसी से हेल्प मांगते हैं। तो वो हेल्प लेने के लिए किससे गए थे, दत्ताजी राव, दादा, सौदेल गेलकर या इनमें से कोई नहीं। तो वो किसके पास गए थे, दत्ताजी राव के पास में। दत्ताजी राव गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे कि अगर वो बोलेंगे तो दादा कभी भी पढ़ाई के लिए मना नहीं कर पाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, सौंदेल गेलकर किस विषय का अध्यापक थे। तो वो जो हमारे मास्टर जी आए थे जिन्होंने आनंदा जी की बहुत हेल्प करी थी, वो कौन सा विषय पढ़ाते थे, अंग्रेजी, गणित, मराठी या संस्कृत। तो वो क्या पढ़ाते थे, वो मराठी पढ़ाते थे। अब हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया है, लेखक की मां के अनुसार उसका पति दिन भर किसके पास रहता था। पूरा दिन खेती के काम बाड़ छोड़ वगैरह के वो किसके पास में रहा करता था,
बालाबाई, रखमाबाई, लखमाबाई या मुन्नीबाई। तो उन्होंने क्या बताया था कि वो कहाँ रहता है, रखमाबाई के पास पूरा दिन रहते हैं और खेती के किसी भी काम में मदद नहीं करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात करी थी। कौन सा काम खेत का जब खत्म हो गया था तब जो है उन्होंने पढ़ाई की बात करी। खत्म कौन सा काम हुआ था ये बताना है। पानी लगाने का काम, बिजाई करने का काम, कटाई करने का काम या कोल्हू का काम। तो क्या हुआ था, सबसे पहले कोल्हू लगता था भाई, ताकि जो है ना उनका गुड़ अच्छे दामों में प्राप्त बेचा जा सके। तो यहाँ पर क्या था, कोल्हू लगाने का काम जब खत्म हो गया था तब लेखक ने अपनी माँ से जो है पढ़ाई के लिए बात करी थी। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, लेखक की माँ के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे घुर्राता है। तो जब उन्होंने बोला था, आनंदा ने अपनी माँ से पढ़ाई के लिए कि मैं जाना चाहता हूँ, तो माँ ने बोला था कि अगर दादा को पता चलेगा तो वो बिल्कुल इस तरीके से घुर्राएगा। तो किस तरीके से घुर्राएगा, कुत्ते के समान, शेर के समान, जंगली सुअर के समान या चीते के समान। तो उन्होंने क्या बोला था, जंगली सुअर के समान घुर्राएगा। जंगली सुअर जैसे होता है ना, अपना शिकार देखकर बहुत तेज घुर्राने लगता है, तो उसी तरीके से वो घुर्राने लगेगा जैसे उसको पता चलेगा कि तुम पढ़ाई करना चाहते हो, वापस स्कूल जाना चाहते हो। अब क्वेश्चन नंबर 36, लेखक की मां के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से क्यों रोका था। उनकी मां ने क्यों बोला, क्या कारण था कि उसके पति यानी कि दादा ने अपने बेटे को पाठशाला से नाम कटा दिया था। पाठशाला नहीं जाने या पढ़ाई ना करने का डिसीजन उन्होंने ऐसा क्यों लिया था, क्या कारण था। तो क्या था, खर्चे से बचने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, अनपढ़ता से बचने के लिए या खुद काम से बचने के लिए। तो क्या था, उनके दादा जो है वो खेती के काम से आज़ाद रहना चाहते थे, वो कोई काम धंधा नहीं करना चाहते थे कि बस मैं पूरा दिन फ्री होके घूमता रहूं। तो इसीलिए उन्होंने बेटे की पढ़ाई छुड़ा दी थी। तो यहाँ पर पिता ने खुद काम से बचने के लिए अपने बेटे की पढ़ाई जो है छुड़ा दी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 37, लेखक के पिता का नाम क्या था। जो लेखक के पिता बार बार दादा दादा नाम आ रहा है, उनका एक्चुअल नाम था क्या, रत्नप्पा, कृष्णप्पा, रामप्पा या मोहनाप्पा। तो उनका नाम था रत्नाप्पा, जो है किसका, आनंद यादव के पिताजी का नाम था रत्नाप्पा नाम। अब है क्वेश्चन नंबर 38, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेत में काम करना होता था। अब ये शर्त कौन सी भाई, जब दत्ताजी राव के पास पहुंच गए तो दत्ताजी राव ने आनंद से बोला कि नहीं, आपको तो पाठशाला जाना है। तो अब यहाँ पर उनके पिताजी ने शर्तें रखी थी, 3 शर्त रखी थी। उसमें से एक शर्त ये थी कि खेत में काम करना होगा डेली। तो अब वो डेली कितने बजे तक काम करना होगा और उसके बाद वो स्कूल जा सकता है। तो वो टाइम क्या था, क्या टाइम था, 10 बजे तक, 9 बजे तक, 11 बजे तक या 8 बजे तक। तो पहले क्या हुआ था, जैसे हम लोग के स्कूल तो क्या लगते हैं, बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग लग जाते हैं भाई, 7:30 to 8 लग जाते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था, स्कूल जो है वो बहुत देर से लगा करते थे, यानी कि 10-11 बजे, 11 बजे मोस्टली रहता था और शाम के 4-5 बजे तक स्कूल चलते थे। तो उसी तरीके से उनका स्कूल 11 बजे तक शुरू होता था आनंद यादव जी का। तो उससे पहले यानी कि 11 बजे तक उन्हें सुबह खेत में काम करना होता था, यानी कि स्कूल शुरू होने के पहले तक वो खेत में काम करेंगे और उसके बाद वो स्कूल जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे। यानी कि अब तो भाई क्या हुआ, ये दूसरी शर्त थी। क्या शर्त थी कि जब स्कूल से लौट के आएगा तो जो जानवर है उनको चराने के लिए जाना पड़ेगा। अब स्कूल वो कितने घंटे चराना पड़ेगा, यानी कि स्कूल से लौट के आओ,
फिर उसके बाद जानवरों को चराने लेके जाओ। और कितने घंटे वो काम करना होता था? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 1 घंटे। तो जानवरों को चराने का जो काम था वो कितने घंटे करना पड़ता था? 1 घंटे के लिए करना पड़ता था कि जब वो पाठशाला से लौट के आएंगे तो 1 घंटे पशु चराएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? लेखक के कक्षा अध्यापक का नाम क्या था? जो उनके कक्षा अध्यापक, जिन्हें हम लोग क्लास टीचर बोलते हैं, उनका नाम क्या था? वसंत, सोनगेलकर, मंत्री या मोहन? तो कौन थे वो उनके? ये थे मंत्री। उनके कक्षा अध्यापक का नाम था मंत्री। अब है क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना था उसका नाम क्या था? अब जब वो दोबारा स्कूल गए तो वो 5th क्लास में उन्होंने एडमिशन लिया था, तो अब वहाँ पे अब उनके साथ के थे वो तो आगे चले गए थे, अब जो थे वो नए स्टूडेंट्स आ चुके थे। तो उनमें एक लड़का शैतान था। जब वो पहले दिन पहुँचे जब आनंद जी, तो उनको जो है परेशान किया। तो वो लड़का कौन था? वसंत, चौहान, मोहन, मनोहर या सुंदर? तो कौन था वो? चौहान जो है वो बहुत ही ज्यादा शरारती था और उसने क्या किया था? उनके सिर से गमछा छीना था। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर का क्या नाम था? कौन पढ़ाते थे उन्हें गणित? वसंत, सोनगेलकर, मंत्री या रत्नप्पा? तो उन्हें पढ़ाते थे मंत्री, यानी कि जो उनके क्लास टीचर थे वही उनको जो है गणित यानी कि मैथ्स पढ़ाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है? लेखक के दादा पिता की कैसी प्रवृत्ति थी? उनकी प्रवृत्ति, नेचर कैसा? कुछ लोग बहुत ही काम, कूल, हंस मजाक बोलते हैं ना, बड़े हंसमुख हो, है ना। तो उनका जो लेखक के पिता थे उनकी प्रवृत्ति कैसी थी? वो कैसे थे? परिश्रमी थे, यानी कि बहुत मेहनत करते थे। गुस्सैल और हिंसक थे, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। और हिंसक यानी मार पिटाई करते थे। विनम्र थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा काम थे, लोगों से मिलने, हंसने, बहुत लोगों की मदद करना सब था। अहिंसक थे, यानी कि मारपीट बिल्कुल नहीं करते थे। तो जैसा हमने पाठ में देखा है कि उनके पिताजी जो थे वो गुस्सैल और हिंसक थे, यानी गुस्सा भी बहुत आता था और हिंसक भी थे, मार पिटाई भी बहुत किया करते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? आनंद यादव का जन्म कब हुआ? उनका जन्म कब हुआ था? 1990, 1922, 1935 या 1944? तो आनंद यादव जी का जन्म हुआ था 1935 में। अब है क्वेश्चन नंबर 45। आनंद यादव का जन्म कहाँ हुआ था? हमने देख लिया कि उनका 1935 में जन्म हुआ था, लेकिन उनका जन्म यानी बर्थ प्लेस क्या है? दिल्ली, कानपुर, बरेली या कांगल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र? तो अब जैसे हम जानते हैं कि आनंद यादव जी मराठी थे, तो वह महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। कांगल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है? आनंद यादव का पूरा नाम क्या था? हम तो देख रहे हैं आनंद यादव, आनंद तो पढ़ रहे, तो उनका पूरा नाम क्या था? आनंद कुमार यादव, आनंद सिंह यादव, आनंद प्रधान यादव या आनंद रत्न यादव? तो उनका पूरा नाम था आनंद रतन यादव, ये उनका पूरा नाम था। हमारे लेखक, अगर आप पूछे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाठ के लेखक का पूर्ण नाम क्या था, तो ये आप बताइए। तो आप बताएंगे आनंद रतन यादव उनका पूरा नाम था। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? आनंद यादव ने कौन से विषय में स्नातकोत्तर किया था? स्नातकोत्तर का मतलब होता है कि ग्रेजुएशन। कब उन्होंने किया था? मतलब किस विषय में उन्होंने किया था? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी एवं संस्कृत? तो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन मराठी एवं संस्कृत भाषा में किया था। अब है क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? जूझ कहानी किस उपन्यास का अंश है? ये बहुत बड़ा नॉवेल है। ये जो जूझ जिससे लिया गया है ये काफ़ी बड़ा नॉवेल है और उसी में से एक छोटा सा अंश निकाल के हमारे सामने यानी हमारे पाठ के तौर पे सामने रखा गया है। तो वो उपन्यास कौन सा है जिससे ही इस जो अंश लिया गया है?
क्या है वो? रंगभूमि, गोदान, गबन या जूझ उपन्यास। तो ये है जूझ उपन्यास, यानी कि उस उपन्यास का नाम ही क्या है? जूझ, जो हम जिससे लिया गया है। तो पाठ का नाम भी उन्होंने जूझ ही रखा। अब है क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या है? जूझ उपन्यास किस श्रेणी का उपन्यास है? मतलब वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है वो उपन्यास? आत्मकथनात्मक है, सामाजिक है, धार्मिक है या आर्थिक है? तो हम सभी को पता है कि इस जो आनंद यादव जी ने जो ये एक उपन्यास लिखा है, ये अपने ऊपर ही लिखा है। उनके संघर्ष की कहानी के बारे में उन्होंने हमको बताया है। तो जाहिर सी बात है, जब हम अपने बारे में ही लिख रहे हैं तो वो क्या है? आत्मकथनात्मक। तो यानी कि ये क्या है? आत्मकथा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 50। 50 में क्या है? लेखक ने कौन सी कक्षा में दाखिला लिया था? भाई एक बार तो उनके पिताजी ने उनकी छुड़वा दी थी कक्षा, और जब दोबारा उन्होंने जब दाखिला लिया तो कौन सी कक्षा में लिया था? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 5वीं? तो उन्होंने किस में लिया था? 5वीं कक्षा में जो है एडमिशन लिया था दोबारा। और जब, हाँ एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जब उनके पिताजी ने उनकी पढ़ाई छुड़वाई थी तब वो 5वीं में ही पढ़ रहे थे और उसको घर बैठा लिया था। अब उनका क्या मतलब था कि अब वो चाह रहे थे कि दोबारा शुरू करें और जल्दी कर लें ताकि उनका साल वेस्ट नहीं जाए। तो दोबारा भी जब उन्होंने एडमिशन लिया तो किस में लिया? 5th क्लास में ही उन्होंने एडमिशन लिया। क्वेश्चन नंबर 51। 51 में क्या है? पढ़ाई में सुधार के लिए लेखक ने किसका अनुसरण किया? अब भाई काफ़ी गैप हो जाता है ना, तो क्या होता है कि पढ़ाई में मन उचट जाता है, नहीं लगता है। तो वही चीज़ हुई, उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें छूट गई। भाई बहुत सारे चैप्टर पढ़ाए गए, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए, तो वो सब उनसे छूट गए। अब वो बाकी सब बच्चों से पिछड़ गए थे, तो अब क्या चाहते थे कि वो जल्दी से सब कुछ रिकवर कर लें, सारी चीज़ें कर लें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था? उन्होंने किसका साथ लिया था? उन्होंने किसका साथ लिया था? वसंत पाटिल का, अध्यापक का, दादा का, या इनमें से कोई नहीं। तो उनकी क्लास में एक बच्चा था वसंत पाटिल, जो पढ़ने में बहुत होशियार था और क्लास का मॉनिटर भी था। तो वो उसी के साथ रहने लगे, उसी के साथ बैठकर पढ़ने लगे। तो इस तरीके से क्या हुआ? उनकी पढ़ाई में बहुत जल्दी सुधार हो गया था। कहते हैं ना, आप अच्छी संगत में रहें तो अच्छा असर पड़ता है, तो उसी तरह उन्होंने संगत अच्छी ले ली थी। अब है क्वेश्चन नंबर 52। 52 में क्या है? मराठी भाषा की कविताओं के अलावा सोनगेलकर मास्टर को किस भाषा की कविताएं कंठस्थ थी? यानी कि जो मास्टर जी थे सोनगेलकर, उनको मराठी तो आती थी, लेकिन और कौन सी दूसरी भाषा की जो कविताएं हैं वो भी उनको कंठस्थ, यानी कि पूरी तरीके से अच्छे से लर्न थी। कौन सी थी? गुजराती, हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी? उनको कहाँ की भाषा? उनको गुजराती भाषा की जो कविताएं थी वो उन्हें अच्छे से कंठस्थ थी। कंठस्थ होने का मतलब होता है कि हमें कोई चीज़ अच्छे से याद हो जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 53। लेखक मास्टर सोनगेलकर की कविताएं कब गाता था? उनकी कविताओं को कब? भाई कविताएं पढ़ता था, अब उनको कविताएं बड़ी अच्छी लगती थी, तो वो गाना कब पसंद करते थे? खेत पर पानी लगाते हुए, जब खेत में पानी लगाते थे, ढोर चराते हुए, ढोर चराते का मतलब जानवरों को चराते हुए, कक्षा में या घर में। तो वो कब गाते थे? जब खेत में पानी लगाते थे, तब वो मास्टर जी की जो कविताएं थी उनको गाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या है? जूझ उपन्यास का हिंदी अनुवाद किसने किया? हम सभी जानते हैं कि ये जो उपन्यास है ये मूल रूप में मराठी में लिखा गया, यानी आनंद जी ने इसे मराठी भाषा में लिखा था, लेकिन जब हम इसे पढ़ रहे हैं ये तो हिंदी में है। तो इसे ट्रांसलेट किसने किया? मराठी से हिंदी में किसने इसे अनुवादित किया? किसने किया? केशवदास जी ने, केशव प्रथम वीर ने, धर्मवीर ने या प्रेमचंद ने? तो इसे जो अनुवाद था वो किसने किया? केशव प्रथम वीर जी ने इसे अनुवादित किया है। अब है क्वेश्चन नंबर 55। क्या है? लेखक के पिता ने किस कक्षा में ही लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी थी? देखिए हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब वो कौन सी कक्षा में थे कि जब उनके पिताजी ने पढ़ाई उनकी छुड़वा दी थी। वो कक्षा थी 5वीं, यानी कि 5th क्लास में जब थे तभी उनकी जो है एजुकेशन छुड़वा दी थी और उन्हें घर बैठा लिया था।
और जब दोबारा उन्होंने एडमिशन लिया तो फिर से ही उन्होंने 5th क्लास में ही एडमिशन लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या है? लेखक को 7वीं तक कौन पढ़ाना चाहता था? पिताजी ने उन्हें 5th क्लास में छुड़ा दिया, लेकिन किसी का मन था कि कुछ नहीं तो लेखक कम से कम 7वीं तक तो पढ़ ले। ये किसका मन था? दादा का, भाई का, माँ का, या इनमें से कोई नहीं? तो ये मन था माँ का। वो चाहती थी कि कुछ नहीं तो कम से कम 7वीं तक तो बच्चा पढ़ ही ले, आगे नहीं पढ़े ना सही कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 7th क्लास तक वो बच्चा पढ़ ले, ये माँ की चाहत थी। अब है क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या है? जूझ उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला था? ये जो उपन्यास लिखा गया इसे पुरस्कार कौन सा मिला था? साहित्य दर्पण, साहित्य अकादमी, नोबेल पुरस्कार, या इनमें से कोई नहीं? तो जूझ उपन्यास को जो पुरस्कार मिला था वो था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 में क्या है? जूझ पाठ के अनुसार लेखक के घर कोलू कब शुरू होता था? इस पाठ में लेखक के घर कोलू कब शुरू होता था? साल की शुरुआत में, होली पर, दीपावली के बाद, या नवरात्रि में? आप पाठ पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि दीपावली के बाद ही जो है लेखक के घर में तुरंत जो है वो कोलू लग जाया करता था। बाकी सबके घर में देर में लगता था, लेकिन इनके घर में जल्दी लग जाया करता था। क्वेश्चन नंबर 59। गांव के अन्य किसान ईख को ज्यादा दिन खेतों में क्यों रहने देते थे? दादा जो है वो बहुत जल्दी ईख को काट लेते थे और फटाफट कोल्हू में चला के और जल्दी से वो बेच दिया करते थे, लेकिन जो बाकी किसान थे वो ईख को खेत पे ही कढ़ा रहने देते। ईख मतलब गन्ने को वो खेत में खड़ा रहने देते थे। अब ये ज़्यादा दिन तक क्यों खड़ा रहने देते थे? वो भी जल्दी काट लें और जल्दी बेच दें, लेकिन वो दादा जैसा काम नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? उसका क्या कारण था? गुड़ ज़्यादा निकलता था, गुड़ का दाम बढ़ जाता था, गुड़ का भाव बढ़ जाता था, या उपरोक्त सभी? तो सही कारण क्या है? गुड़ ज़्यादा निकलता था। मतलब कि जब हम गन्ने को ज़्यादा दिन तक खेत में खड़ा रखेंगे तो उसके अंदर रस ज़्यादा आएगा, और जब रस ज़्यादा आएगा तो जब हम रस ज़्यादा निकालेंगे तो उससे गुड़ भी ज़्यादा बनेगा। अब है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया है? आनंदा और उसकी मां ने राव जी यानी कि दत्ताजी राव को किस बात के लिए सचेत किया था? किस बात के लिए उन्हें सचेत करने का मतलब सावधान किया था या मना किया था? क्या कौन सी बात के लिए मना किया था? उन दोनों ने उनके पास आने की बात दादा को ना बताएं, यानी कि वो दादा को ना बताएं कि वो दोनों यानी कि आनंद जी और उनकी माँ दत्ताजी राव के पास आए थे। ये बात दादा को बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए। दूसरा, दादा को खेतों में काम करने के लिए विवश करें। साथ ही ये बात हम कह रहे हैं कि उन्हें खेतों में काम करने के लिए विवश किया जाए, ये बात उन्हें पता ना चले। दादा का बाहर घूमना बंद कर दिया जाए, यानी दादा जो घर खेतों का काम नहीं देखते और बाहर घूमते रहते हैं वो काम बंद कर दिया जाए। सॉरी, आनंद को खेतों में काम ना करने दिया जाए। आनंद को खेतों में काम नहीं करना दिया जाए और उसे स्कूल भेजा जाए, ये काम। तो इसमें सही क्या है? उन दोनों के पास आने की बात दादा को ना बताई जाए, नहीं तो दादा जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 61। आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूं कि नहीं, अच्छी तरह देख। ये कथन किसने और किससे कहा था? ये बात किसने और किससे कही थी, ये हमें बताना है। दत्ताराव ने लेखक के पिता से, दत्ताराव ने लेखक की माता से, लेखक के पिता ने लेखक से, या उपर्युक्त सभी ने एक दूसरे से बोला? तो सही क्या है? ये बात दत्ताराव ने लेखक की माता से बोला था। जब लेखक की माता ने सारी बात बता दी कि वो दादा खेत पर काम नहीं करते, सब नहीं, तब दत्ताजी राव ने बोला था आता है वह मैं उसे सुनाता हूं। ठीक है, ये बात उन्होंने तब बोली थी। अब है प्रश्न संख्या 62। 62 में क्या दिया गया है? आनंदा ने दत्ताजी राव को यह क्यों कहा कि वह उसके आने की बात दादा को ना बताए?
अब क्या हुआ, उन्होंने ये बात छिपाने के लिए आनंदा ने बोल दिया कि हम लोग यहाँ आए थे, ये बात दादा को बिल्कुल पता नहीं चले। तो ये बात उन्होंने क्यों बोली थी, क्या कारण था कि ऐसा उन्होंने बोला? उसे डर था कि पिता यह जानते ही दत्ताजी राव से बहाना बना लेगा। उसे डर था कि अगर दादा को सच्चाई पता लगी तो उसकी और माँ की खैर नहीं, यानी कि दोनों की पिटाई अच्छे से हो जाएगी। उपरोक्त दोनों सही है या उपर्युक्त सभी सही है? तो सही हमारा क्या है, उसे डर था कि अगर दादा को सच्चाई की बात पता लगी तो उसकी यानी लेखक और लेखक की माँ की खैर नहीं है, उन दोनों की पिटाई हो जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या है, आनंदा और उसकी मां द्वारा झूठ का सहारा ना लिए जाने की स्थिति में क्या होता? अगर उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया होता, यानी कि ना बोला होता दत्ताजी राव से कि मेरी हम लोगों की यहाँ आने की बात नहीं छिपाओ, अगर उन्हें पता चल जाता दादा को तो क्या होता? आनंदा के जीवन में अकेलापन ठहर जाता, यानी कि पता चल जाता दादा को तो वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते, अकेलापन बना रहता। वह अपनी कविता लिखने के गुण को नहीं निकाल पाते, यानी कि वो जिनको गुण था वो उसको निकाल ही नहीं पाते। वह शिक्षित होने से वंचित रह जाते, यानी कि वो शिक्षित भी नहीं हो पाते, पढ़ाई भी नहीं करते। तो जो एफर्ट्स ये लगाना चाह रहे थे, यानी कि दत्ताजी राव से उन्होंने बोला था हमारे यहाँ आने की बात नहीं पता चले, अगर ये बात दादा को पता चल गई होती तो वो किसी भी हालत में आनंदा को पढ़ने नहीं देते, तो वो कविताएं नहीं लिखते, शिक्षित नहीं हो पाते, तो ये सभी कुछ ना हो पाता। इसलिए क्या होगा, उपर्युक्त सभी सही हैं। अब क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, आनंदा जब पहले दिन पाठशाला गया तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? पहले दिन जब वो पाठशाला पहुंचे तो उनके साथ क्या 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 हुआ था और उसमें उन्होंने क्या रिएक्ट किया था? वह क्रोधित हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वह उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, वो बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। वह अत्यंत उदास थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सैड मूड में आ गए थे, उनकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। तो क्या था, उस दिन वो बहुत उदास हो गए थे क्योंकि स्कूल का जो बच्चे थे, शैतान बच्चे, उन्होंने बहुत परेशान किया। वो धोती पहन के स्कूल गए थे तो सब उनकी धोती खींच रहे थे क्योंकि बच्चे निक्कर पहन के आते थे और धोती पहन के गए थे, तो इसलिए वो उस दिन के माहौल से, स्कूल से बहुत ही ज़्यादा उदास होकर लौटे थे। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, मास्टर सौंदेलकर ने किस पर कविता लिखी थी? किस चीज पे उन्होंने कविता लिखी थी? आनंद की जुझारू प्रवृत्ति पर, मालती लता की सुंदरता पर, विद्यालय के अनुशासन पर या बेला की सुंदरता पर? तो मास्टर जी ने किस पे कविता लिखी थी? उनके घर में एक मालती की लता थी, यानी कि लता मतलब बेल, मालती का जो पौधा उगता है, पौधा नहीं होता वो, एक क्या होता है, बेल होती है, वो बेल थी, उसमें खूब सारे फूल थे, तो उसी को देखकर उन्होंने कविता लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है, जूझ पाठ में आनंदा की कक्षा में शरारत किस कारण कम होने लगी? क्या कारण था कि धीरे धीरे जो पहले दिन इतनी शरारत थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी? अब बसंत के आ जाने पर, मतलब जो वसंत लड़का था उसके आने पर कम हुई थी। गणित के अध्यापक द्वारा शरारती लड़कों की पिटाई किए जाने पे, गणित के जो मास्टर जी थे यानी मंत्री, वो शरारती बच्चों की खूब पिटाई करते थे, इसलिए ये कम हुआ। मराठी अध्यापक सौंदेलकर के आने से, विद्यार्थियों के जागरूकता पैदा होने पर। तो कहीं क्या कारण था, गणित के जो अध्यापक थे वो शरारती लड़कों की खूब अच्छे से पिटाई कर दिया करते थे, इसीलिए उनकी शरारतें कम होने लगी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है, कविता पाठ करने के समय मराठी अध्यापक क्या करते थे? यानी कि जब कविता पाठ करते थे तो वो और क्या क्या करते थे? कविता की लय भूल जाते थे, यानी कि उसकी जो लय होती थी वो भूल जाया करते थे बीच में। कविता पाठ के बीच बीच में संस्मरण सुनाते थे, संस्मरण मतलब उस लाइन से अगर कोई यादें जुड़ी हो, कोई घटना जुड़ी हो तो उनको सुनाया करते थे। कविता के सिद्धांतों पर चर्चा करते थे, यानी कविता कैसे लिखनी है, क्या करनी है, ये बात बताते थे, क्या कुछ भी नहीं बताते थे, सिर्फ कविता पाठ किया करते। तो क्या होता था, कविता के बीच बीच में संस्मरण सुनाया करते थे, यानी कि उस लाइन से जुड़ी हुई कोई याद हो, कोई बात हो तो वो बताया करते थे।
क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या है? आनंद ने कविता लिखने की शुरुआत में तुकबंदी के लिए किन विषयों को चुना? यानी कि जब उन्होंने कविता लिखना शुरू किया तो होता है ना, हम राइमिंग वर्ड यानी कि तुकबंदी कैसे मिलाएंगे, तो उसके लिए कुछ शब्दों को चुनना पड़ता है। तो उन्होंने क्या क्या चीजें चुनी थी? फसलों को, जंगली फूलों, अपने आसपास के वातावरण पे, इन्होंने ये विषय चुने थे जिस पे उन्होंने कविता करी थी। कविता मतलब शुरू की थी, तुकबंदी करना उन्होंने इन चीजों पर शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्या है? चांद रात पसरीते कविता किस कवि की है? यानी कि ये जो हम कविता का नाम ले रहे हैं, ये कौन सी कवि, ये कविता पाठ में बोली गई है तभी हमने ये लाइन ली है। तो ये कविता किस कवि की थी? किसकी थी? अनंत काड़ेकर, दिनकर, केशव कुमार या अज्ञे। तो ये कविता किसकी है? अनंत काड़ेकर की, जिनकी ये कविता इस पाठ में मास्टर साहब ने बोली है। अब है क्वेश्चन नंबर 70। 70 में क्या है? मास्टर सोंगेलकर किन कवियों के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते थे? मास्टर जी क्या हमें इन कवियों से मेरी मुलाकात है, मैं उनसे मिला हूँ, यहाँ पर मिला हूँ, ऐसा हुआ था। तो वो कवि कौन से हैं? दिनकर नरेंद्र कोहली या निराला जी के साथ, बोरकर तांबे गिरीश और केशव कुमार के साथ, कबीर रहीम रैदास के साथ, या कोई भी नहीं। तो वो जो सुनाते थे वो थे बोरकर तांबे गिरीश और केशव कुमार के साथ घटित हुए संस्मरणों को सुनाया करते थे। परिचय। जूझ मराठी के प्रख्यात कथाकार आनंद यादव का बहुचर्चित उपन्यास है। तो हमारे इन्होंने लिखा है आत्मकथ्यात्मक, क्योंकि अपने बारे में लिखा है तो ये आत्मकथ्यात्मक ही होगा। इसी उपन्यास का एक अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में जूझ के नाम से संकलित है। इसमें एक संघर्षशील किशोर के जीवन के यथार्थ का चित्रण है कि उन्होंने अपने बारे में लिखा है किस तरीके से उन्होंने संघर्ष करके पहले पढ़ाई करना और फिर उसके बाद धीरे धीरे कविता करना सीखा है। उसके बाद आते हैं लेखक की परेशानी। लेखक की परेशानी क्या थी? सबसे पहले लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद उसे पाठशाला जाने से रोक लिया और खेती के काम में लगा दिया। खेती में उसे खेतों में पानी देना, कोल्हू पर काम करना पड़ता, परंतु लेखक पढ़ना चाहता था। वह जानता है कि खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं आएगा। पढ़ लिख लिया तो नौकरी लग जाएगी, इस बात की वह अपने दादा से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दादा इस प्रस्ताव को सुनकर ही बुरी तरह से पिटाई करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि उसके पिता ने, जो हमारे लेखक हैं, उनके पिताजी ने उनकी क्लास 4 तक उन्होंने पढ़ाई करी, उसके बाद उनकी पढ़ाई हटा दी कि भाई खेतों के काम में तुम लगो। अब ये चीज लेखक जानता था कि भाई खेती से कुछ मिलने वाला नहीं, भविष्य नहीं बन पाएगा। अगर कुछ पढ़ लिख लेंगे तो आगे चल के हमारे पास और बहुत से ऑप्शन है, नौकरी है, सब कुछ है कि हम कर लेंगे तो अपनी जीवन बना लेंगे। लेकिन ये बात वो अपने दादा अर्थात अपने पिता से नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि पिताजी जो हैं वो बहुत ही मतलब गुस्से वाले व्यक्ति थे। अगर उनसे बोला जाता तो वो शायद मार पिटाई कर देते, इसलिए वो अपने पिता से ये चीज नहीं बोल पा रहे थे। माँ से मिलकर योजना, पिता से वो नहीं बोल पा रहे थे तो उन्होंने माँ से मिलकर एक योजना बनाई ताकि पिता को पढ़ाई के लिए राजी कर सके। तो अब ये योजना क्या थी? कोल्हू का काम समाप्त हो चुका था। लेखक की माँ कंडे थाप रही थी और लेखक बाल्टी से पानी भरकर अपनी माँ को दे रहा था। इस एकांत को देखकर लेखक ने अपनी माँ से बात करने का अच्छा अवसर समझकर अपने पढ़ने की बात चला दी। लेखक की मां ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए बोला कि तेरा दादा तेरे पढ़ने की बात चलाने पर जंगली सुअर की तरह गुर्राता है। अब उन्होंने बोला, माँ एकांत था माँ बेटे के बीच में, तो उन्होंने बात बोली। उन्होंने बोला कि अगर हम तुम्हारी पढ़ाई की बात करेंगे तो जैसे एक जंगली सुअर नहीं दौड़ पड़ता, उस तरीके से तुम्हारे पिता गुस्सा करने लगेंगे। लेखक ने माँ को सुझाव दिया वह दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में बात करें। माँ ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और तय हुआ कि आज रात को दोनों दत्ताजी राव सरकार के पास जाएंगे। आनंदा की मां चाहती थी कि उसका बेटा 7वीं कक्षा तक जरूर पढ़े, लेकिन दादा के आगे उसकी एक न चलती थी। आनंदा और उसकी मां ने दत्ताजी राव के पास जाने की सोची, क्योंकि वह पाठशाला जाने के लिए दादा को समझाकर राजी कर सकते थे। अब अंत में क्या हुआ कि भाई जब मां बोली कि हम करेंगे तो वो गुस्साएंगे, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना हम दत्ताजी राव से बात करें। दत्ताजी राव गाँव के बहुत ही सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी बात सभी लोग मानते थे क्योंकि उनकी सम्मान करते थे सभी लोग।
तो उन्होंने दत्ताजी राव से बोला कि अगर हम उनसे बात करें तो शायद वो पिताजी को कहकर हमारी पढ़ाई शुरू करा दें। माँ भी इंटरेस्टेड थी कि भाई बेटा पढ़े, एक कि 7वीं तक तो पढ़ ही ले, ताकि आगे उसके लिए बहुत कुछ हो जाएगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये चीज़ उसकी माँ भी चाहती थी और तय हुआ कि शाम को दोनों लोग दत्ताजी राव के पास जाएंगे इस बात के लिए। दत्ताजी राव, अब दत्ताजी राव कौन है, क्या है? दत्ताजी राव देसाई गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उन्होंने आनंदा और उसकी मां की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनकर कहा कि दादा को मेरे पास भेजना। मां ने सारी बातें बताई और उसके बाद बोला कि जो है तुम अपने पति को मेरे पास भेजना। राव साहब भी चाहते थे कि आनंदा पढ़ लिखकर एक शिक्षित व्यक्ति बने। लेखक ने राव जी के भाव अपने अनुकूल देखकर कहा कि अब जनवरी का महीना है, अब भी यदि मुझे पाठशाला भेजा गया तो मैं 2 महीने में 5वीं की तैयारी कर लूंगा और परीक्षा में पास हो जाऊंगा। इस तरह मेरा 1 साल बच जाएगा। मेरा पहले 1 साल बर्बाद हो चुका है। दादाजी की करतूतें सुनकर राव जी को क्रोध आया। उन्होंने कहा मैं उसे आज ठीक करता हूँ। अब क्या है, दत्ताजी राव के सामने माँ सारी बात बताती है। दत्ताजी राव बोलते हैं कि शाम को भेजना। तो जब दत्ताजी का रुख वो देखते हैं कि हाँ वो भी चाहते हैं कि बेटा पढ़े, तो आनंदा उनसे बोलते हैं कि मेरा पहले 1 साल बर्बाद हो चुका है, अब जनवरी का महीना है, मार्च में फाइनल एग्जाम होंगे, अगर मेरे को अभी से स्कूल जाना मिल जाए तो मैं फाइनल एग्जाम की तैयारी इन 2 महीने में कर लूंगा और एग्जाम देके 5वीं की कक्षा भी पास कर लूंगा, क्योंकि अगर अभी हुआ तो फिर मेरे 2 साल बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि फिर हमें 5वीं शुरू से पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। दत्ताजी राव क्रोधित भी हो जाते हैं दादा की सारी हरकतों को सुन के, तो बोलते हैं कि ठीक है अच्छा उसको मेरे पास भेजना। अब क्या होता है, राव की योजना। अब राव योजना क्या बनाते हैं, राव ने लेखक से कहा कि घर आते ही अपने दादा को मेरे पास भेज देना और घड़ी भर बाद तू भी कोई बहाना बनाकर आ जाना। उन्होंने बोला कि तुम मतलब तुम्हारे दादा घर आए तो उनसे बोलना कि भाई दत्ताजी राव ने बुलाया है, तुम उन्हें मेरे पास भेजना और फिर थोड़ी देर बाद किसी बहाने से तुम भी यहां पर आ जाना। ये चीज राव योजना बनाते हैं। फिर क्या होता है, माँ बेटा ने राव को सचेत कर दिया था कि हम दोनों के यहाँ आने की बात दादा को ना बताएं। राव ने कहा तू उसके सामने निडर होकर जो पूछू कह देना। अब जब माँ और बेटे दोनों वहां गए थे दत्ताजी राव से बात करने, तो माँ ने सीधे सीधे बोल दिया कि भाई दादा को ये चीज पता ना चले कि हम यहाँ आए थे, क्योंकि अगर हम यहाँ आए ये चीज पता चल गई तो वो बवाल खड़ा कर देगा और हम सबकी पिटाई कर देगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम लोग घर जाओ और जब मैं बुलाऊं तो तुम आ जाना और जब मैं उसके सामने जो जो पूछूं तुम वैसे वैसे उसका उत्तर देना। योजना के अनुसार लेखक की मां ने दादा को राव जी के यहाँ यह कहकर भेज दिया कि राव साहब को वह यह भाजी देने गई थी। तब राव साहब ने कहा बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया, उसे मेरे पास भेजना। जब शाम को दादा घर आए तो माँ ने बहाना बनाया कि मैं दिन में भाजी देने वहां गई थी दत्ता जी के यहाँ। तो उन्होंने बोला कि बहुत दिन से तेरा मालिक अर्थात तेरा पति नहीं दिखाई दिया, जब वो आए तो उसको भेजना। तो यानी कि अर्थात आपको बुलाया है, जाइए। लेखक का दादा बुलावे एक को सम्मान समझकर तुरंत चला गया। उसे लगा कि बड़ी अच्छी बात होगी तो चला गया। आधे घंटे बाद लेखक की मां ने लेखक को यह कहकर भेज दिया कि मां खाना खाने के लिए बुला रही है। अब पिताजी के जाने के आधे घंटे बाद उन्होंने अपने बेटे को यह कहकर बोला कि वहां जाना और दादा से बोलना कि मां खाना खाने के लिए बुला रही है, तुम ये वहां पर कहने जाओगे तो इस तरीके से तुम भी वहां पहुंच जाओगे। राव जी ने लेखक से पूछा। अब जब लेखक वहां पहुंचे तो दत्ताजी राव ने उससे पूछना शुरू किया, कौन सी कक्षा में पढ़ता है रेतु? तो लेखक ने बताया 5वीं में था किंतु पाठशाला नहीं जाता हूं। अब जो जो राव जी पूछ रहे हैं वो सीधे सीधे आंसर दे रहा है, क्योंकि उत्तर में लेखक ने बताया। अब उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं जाता, कि दादा ने मना कर दिया क्योंकि खेतों में पानी लगाने का काम मुझे दे दिया। उन्होंने बताया कि भाई पानी लाने का काम दिया इसलिए। राव ने लेखक के दादा से जब सच्चाई जानी तो उसने लेखक के कथन को मान लिया। जब उन्होंने पूछा क्यों रे तुम भाई क्यों नहीं भेजते हो, पानी लगवाना इसलिए? तो उन्होंने बोला हाँ मैंने इसीलिए नहीं भेजता। इसके बाद सरकार ने लेखक के दादा को बहुत फटकार लगाई और कहा खुद खुले साड़ की तरह घूमता है, लुगाई और बच्चों से खेती का काम करवाता है। तो उसने बोला, पिता को बहुत डांटा, बोला कि भाई तुम हमेशा पूरा दिन घूमते रहते हो और बच्चों से और पत्नी से काम करवाते हो। तो ये सारी डांट राव जी ने लगाई। सरकार ने लेखक से कहा तू कल से पाठशाला जा, मास्टर को फीस दे, मन लगाकर पढ़, साल बचाना है। यदि तो तुझे पाठशाला ना जाने दे तो मेरे पास चले आना, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। लेखक के दादा ने लेखक पर जुआ खेलने, कंडे बेचने, चारा बेचने, सिनेमा देखने, खेल में जाने, घर के काम में ध्यान ना देने के अनेक झूठे आरोप लगाए। तो अब क्या हुआ, उन्होंने तुरंत ही बोला कि कल से तुम स्कूल जाओ, पढ़ाई करो मन लगा के और साल को बचाओ। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं जाने देते हैं तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें पढ़ाई करवाऊंगा।
ये चीज तो वो बोलते थे। अब पिताजी को अब सारी चीजें उल्टी होते दिखी, तो उन्होंने अपने बेटे पर कुछ झूठे इल्जाम लगाने, भाई चोरी का, फिल्म देखने का, खेलने का, ये सारे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। लेखक ने अपने उत्तर से देसाई सरकार को संतुष्ट कर दिया कि राव जी ने पूछा तू कभी फेल तो नहीं हुआ। लेखक ने मना करने पर उसे कल से पाठशाला जाने का आदेश दे दिया। अब जितने भी पिताजी ने उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए थे, उन्होंने उत्तर देकर, यानी कि लेखक ने सारे उत्तर देकर दत्ताजी राव को संतुष्ट कर दिया कि मैं ऐसे कोई भी गलत कार्य नहीं करता हूं। हाँ, मैंने कंडे बेचे क्योंकि मुझे पुस्तकें खरीदनी थी, इसलिए मैंने बेचे। तो ये सारी चीजें वो बता देते हैं कि ऐसा ऐसा चीज हुई थी। तो दत्ताजी राव संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं, लड़का गलत नहीं। फिर आखिर में दत्ताजी राव आनंद से एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम कभी फेल हुए? तो उसने बोला कि नहीं, कभी नहीं फेल हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, कल से स्कूल जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। दादा की शर्त, अब भाई अब स्कूल भेजना है, दत्ताजी राव ने बोल दिया तो अब तो भेजना पड़ेगा। तो अब घर आकर दादा ने कुछ शर्तें रखी कि भाई तुम स्कूल जाओगे लेकिन तुम्हें कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। अब वो क्या चीज थी? लेखक के दादा ने लेखक से यह वचन ले लिया कि सुबह 11 बजे तक खेत पर काम करना पड़ेगा, खेत से ही पाठशाला जाना और छुट्टी के बाद घंटा भर पशु चराना तथा काम की अधिकता पर कभी कभी छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेखक ने सभी शर्तें मान ली। उन्होंने कहा सुबह 11 बजे स्कूल लगता था, उन्होंने कहा 11 बजे तक तुम खेत पे काम करोगे और खेत से ही सीधे कहाँ चले जाओगे? स्कूल चले जाओगे। स्कूल से लौट के आओगे तो 1 घंटा तुम जो जानवर है उनको चराने के लिए जाओगे, और जब खेत पर भाई बुआई कटाई के टाइम खेती पे काम ज्यादा होता है तो उस समय तुम्हें स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो ये सारी शर्तों को लेखक मान लेते हैं। अब कक्षा में पहला दिन हुआ। अभी जो उनके पुराने दोस्त थे वो तो चले गए। अब जो नए बच्चे आए थे, छोटे थे, उनसे वो किस तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं वो होता है। क्या चीज? लेखक पांचवी कक्षा में जाकर बैठने लगा। कक्षा में गली के 2 लड़कों के अलावा सभी अपरिचित थे। सभी लड़के लेखक से कम उम्र के थे, यानी कि वहां पे कोई जान पहचान का नहीं, खाली उनकी गली के 2 लड़के थे जो उनके जान पहचान के थे। तो इस वजह से, और वहां पे जितने भी थे सभी कम उम्र के थे। कक्षा के शरारती लड़के ने लेखक की खिल्ली उड़ाई और उसका गमछा छीनकर मास्टर की मेज पर रख दिया। बीच की छुट्टी में उसे लड़के ने लेखक की धोती की लॉन्ग खोल दी और पाठशाला के बच्चे तरह तरह से लेखक को परेशान करने लगे। अब क्या हुआ? उसका गमछा छीन लिया, उसकी धोती ऐसे खोल दी। तो इस तरीके से सभी जो स्कूल के जो नए बच्चे थे वो सभी लेखक को परेशान कर रहे थे। इस दशा को देखकर लेखक घबराने लगा और उसका मन उदास हो गया। उसने मां से कहकर एक नई टोपी और चड्डी मंगवा ली और स्कूल चड्डी पहनकर जाने लगा। भाई धोती सभी खोल देते थे, तो हाफ पैंट जो है वो उसने मां से कहकर बनवा ली कि मुझे हाफ पैंट दे दो। अब वो टोपी लगाने का था तो एक टोपी भी खरीदवा ली थी। गणित के अध्यापक शरारती लड़कों की पिटाई करते थे। इस तरह कक्षा में शरारत कम होने लगी। जो मैथ्स के टीचर थे वो बहुत पिटाई करते थे, तो जो इतनी बच्चे शरारत करते थे वो धीरे धीरे उनकी शरारतें कम हो रही थी। अब इसी कक्षा में एक बच्चा था बसंत पाटिल, बहुत ही अच्छा था, जिससे लेखक दोस्ती कर लेते हैं। उसके बारे में क्या है? बसंत पाटिल नाम का एक बहुत होशियार लड़का आनंदा का मित्र बन गया। आनंदा बसंत को देखकर पढ़ाई में भी मन लगने लगा और अखबारी कागज के कवर भी अपनी किताबों पर चढ़ाने लगा। अब उसे भी कक्षा में शाबाशी मिलने लगी और उसे पाठशाला जाने में आनंद आने लगा। अब क्या हुआ? बसंत पाटिल बहुत होशियार था, तो कहते हैं ना, संगत अच्छी कर लो तो तुम्हारी भी अच्छी हो जाएगी। तो यही चीज हुआ, उन्होंने संगत अच्छी कर ली तो उनकी पढ़ाई अच्छी होने लगी, वो नीट एंड क्लीन रहने लगे। और जैसे बसंत पाटिल को शाबाशी मिलती थी अच्छी पढ़ाई के कारण, वैसे ही लेखक को भी सभी अध्यापकों से शाबाशी मिलने लगी थी। श्री सौंदगेलकर, तो अब ये थे अध्यापक, एक नए आए थे मराठी अध्यापक। तो उन्होंने लेखक के जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डाला, जिसकी वजह से वो कविताएं सीख पाए। तो वो क्या है? श्री सौंदगेलकर जी मराठी अध्यापक हैं। वे कक्षा में कविता बहुत ही आनंद के साथ गाकर सुनाते। सुनने वाला भी मुग्ध होकर सुनता और उनके पास सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और रसिकता भी थी। आनंदा को उनकी कविताएं इतनी अच्छी लगती कि जब वह पाठशाला के बाद खेत में काम करने जाता तो हर समय उन्हें गुनगुनाता रहता। वो मराठी के अध्यापक थे, कविताएं बहुत अच्छा सुनाते थे और गा के सुनाते थे। गला अच्छा था, छंद की पहचान थी, तो उनकी कविताएं ऐसा था कि सुनने में बड़ा मजा आता था। आनंदा को भी बहुत अच्छा लगता सुनता, और जब वो खेत पे काम करता तो वो सारी कविताएं वापस रिपीट करता, पूरी ही लय और ताल के साथ में।
जिसके कारण कविता में उसकी रुचि दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। अब कविताएं भाई पढ़ेंगे तो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो उनकी भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। सोनगेलकर जी भी आनंदा को विशेष रूप से सिखाने लगे और उनकी प्रशंसा भी करने लगे। श्री सोनगेलकर जी ने से ही प्रेरणा लेकर आनंदा स्वयं भी कविता रचने लगे और अपने गुरुजी को दिखाता था, जिससे कविता में जो कमी होती वो उन्हें ठीक कर देता। अब उनसे प्रेरणा ली उन्होंने धीरे धीरे। अब क्या, पहले उनकी कविताएं गुनगुनाते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, आनंदा जी ने खुद अपनी कविताएं लिखना शुरू कर दी। जब लिखनी शुरू करी तो भाई उसमें कुछ करेक्शन होगा, तो उन्होंने जो है मास्टर जी को दिखाना शुरू कर दिया, सोनगेलकर जी को। अब उन्होंने दिखाता, जो करेक्शन होते वो उन्हें करेक्शन करते, और जो बारीकियां होती कविता लिखने की वो सारी बारीकियां वो धीरे धीरे आनंदा को सिखाने लगे थे। आनंदा की लगन, अब भाई इतना उन्होंने कविताएं करना सीख लिया तो अब उनके अंदर भी लगन आने लगी धीरे धीरे, कविताओं की लिखने की। भी लगन क्या थी, आनंदा को कविता लिखने की ऐसी लगन लगी कि जब उनके पास कागज पेंसिल ना होती तो वह लकड़ी के टुकड़े के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखता। अब क्या होता, हर समय तो कॉपी पेन पास नहीं रही होता, तो जिस समय वो जानवर चरा रहे होते थे तो क्या होता था, वो एक छोटा सा टुकड़ा कहीं से पत्थर का या लकड़ी का लेते और भैंस की पीठ पर वो जो है कविताओं को लिख दिया करते थे। तो भैंस की खाल मोटी होती है तो उसको इतना एहसास नहीं होता इस चीज़ का, लेकिन वो क्या करता था, वो उन पे लिख देते थे। तो ये धीरे धीरे उनके अंदर वो लगन बढ़ रही थी। ये पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देते, जब कुछ नहीं होता तो छोटा पत्थर लेते, बड़ी पत्थर पे उस पे लिख दिया करते थे। कभी कभी कविता रविवार के दिन लिख लेता तो सोमवार को सबसे पहले अपनी कविता मास्टर जी को दिखाता। और मान लो अगर संडे को कविता लिख ली तो फिर जाकर क्या करते थे, वो मंडे को वो अपनी कविता अपने मास्टर को दिखाते थे। यदि वे सोमवार का इंतजार नहीं कर पाता तो रात को ही सोनगेलकर जी के घर जाकर कविता दिखा दिया करता था। इस कारण आनंदा की मराठी भाषा में सुधार आया और अब वह अलंकार, छंद आदि को पहचानने लगे। कविता की लगन उसे ऐसी लगी कि उसके मन में कोई ना कोई मधुर गीत बजता ही रहता। तो अब इस तरीके से मराठी भाषा में सुधार हुआ, कविताएं लिखना अच्छा हुआ, सभी कुछ अच्छा हुआ और उनकी लगन इतनी सार्थक हुई कि आज वो प्रसिद्ध कथाकार बन चुके हैं। तो ये पाठ हमने यहाँ पर समाप्त किया। अब इसी पाठ पे आधारित हमारे पास में कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए क्योंकि ये प्रश्न हमने पहले नहीं पढ़े, यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो हमने कराए थे ये उनसे अलग प्रश्न हैं, तो ध्यान दीजिएगा इन पे। प्रश्न संख्या 1 है, जूझ कहानी में आपको किस पात्र ने सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? उसकी किन्हीं 4 चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर भाई कई सारे कैरेक्टर हैं, सोनकेलकर जी हैं, आपके क्या कहते हैं बसंत पाटिल है, फिर उसके बाद खुद लेखक हैं, दत्ताजी राव हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, माँ हैं, कई लोग हैं जिनके कैरेक्टर यहाँ पर कहानी में काफ़ी अच्छा था। तो कोई भी आपको जो पसंद हो उसकी चारित्रिक विशेषताएं आप यहाँ पर ढूंढ के लिख सकती हैं। तो हमें कहानी के हिसाब से दत्ताजी राव ज़्यादा प्रभावशाली लगे तो हमने उनके बारे में लिखा है। आपको और कोई और लगता है तो आप इसी तरीके से उनके बारे में भी लिख सकते हैं। तो क्या दिया है, जूझ कहानी में दत्ताजी राव देसाई एक प्रभावशाली चरित्र के रूप में हैं। वे आम लोगों के कष्ट दूर करने की कोशिश भी करते हैं। उनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो अब चूंकि वो प्रभावशाली है तो गांव में घट रही कोई भी महत्वपूर्ण घटना या कोई ऐसी चीज है जो कोई सॉल्व नहीं कर पाता तो उन तक वो समस्या पहुंचती और वो बड़ी ही सूझबूझ के साथ उस समस्या को हल कर दिया करते थे। तो उनके चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। पहली है तर्कशील, यानी कि किसी भी चीज को अपने तर्कों के साथ या अपनी बातों के साथ सॉल्व करना। दत्ताजी राव तर्क में माहिर हैं। लेखक की पढ़ाई के संबंध में वे लेखक के पिता से तर्क करते हैं जिसके कारण वह उसे पढ़ने की मंजूरी मिलती है। तो यानी कि उसे बातों के जरिए उसको ऐसी चीज समझाते हैं कि तुमको बच्चे को पढ़ाई करानी चाहिए और लेखक को पढ़ने का मौका भी मिलता है। मददगार, दत्ताजी राव लोगों की मदद करते हैं। वे लेखक की पढ़ाई का खर्च भी उठाने को तैयार हो जाते हैं। प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो संपन्न भी होंगे, इसलिए लोगों की मदद भी करते रहते थे। इसीलिए जब वो आखिर में बोलते हैं कि अगर ये तुमको भेजने को तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अर्थात वो उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेरक है, यानी कि प्रेरणा मिलती है, उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। क्या है, दत्ता साहब का व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। वे अच्छे कार्यों के लिए दूसरों को प्रोत्साहित भी करते हैं। इसी की प्रेरणा से लेखक का पिता बेटे को पढ़ाने को तैयार हो जाता है। तो उनको भाई प्रेरणा देते हैं कि भाई नहीं ये तुम्हें करना चाहिए, तो इसी से प्रोत्साहित होते हैं लेखक के पिता और उसे पढ़ने की मंजूरी भी
देते हैं। चौथी जो विशेषता है वो है समझदार, बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं। दत्ता बेहद सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। लेखक उसकी माँ की बात का अर्थ वे शीघ्र ही समझ जाते हैं। वे लेखक के पिता को बुलाकर उसे समझाते हैं कि वह बेटे की पढ़ाई कराए। वह माँ बेटे की बात को भी गुप्त रखता है। तो वो बहुत ही समझदार हैं, चीज़ों को जल्दी पिक करते हैं, समझते हैं, जिससे लोगों को इतना डिटेल में बताने समझते। तो वो आते हैं, उसके बाप को बुलाते हैं, समझाते हैं, और फिर उसके बाद कि भाई यहाँ पर वो दोनों आए थे शिकायत करने के लिए, तो ये बात गुप्त रखना, ये बात भी वो समझ जाते हैं, क्योंकि गुप्त नहीं रखेंगे तो माँ बेटे दोनों की पिटाई हो जाएगी। तो गुप्त रखने की बात बोली जाती है तो उसे गुप्त भी रखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, दत्ताजी राव ने दादा की खिंचाई किस प्रकार की? दत्ताजी राव ने किस तरीके से दादा की खिंचाई करी थी, कैसे उसको डांटा था, वो आपको पूरा यहाँ डिटेल में लिखना है। क्या दिया है? सरकार ने आनंदा की पढ़ाई के मामले में दादा पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने दादा की खूब हजामत बनाई। देसाई के मफा यानी कि खेत को छोड़ देने की बात दादा का ध्यान किस तरह काम की तरफ नहीं रहा था। मन लगाकर वह खेत में किस तरह श्रम नहीं करता था, फसल में लागत नहीं लगाता था, लुगाई और बच्चों को काम में जोत कर किस तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता, और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरे के जीवन को बलि चढ़ा रहा था। तो ये सारी चीजें बात बता के उसको खूब झाड़ा कि तुम्हें अपना घूमना है तो तुमने माँ और बेटे दोनों को खेती में लगा दिया, उसकी पढ़ाई छुड़ा दी। तुम किस तरीके से खेती में लागत नहीं लगाते हो और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, मेहनत खुद नहीं करते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी की बातों को कहकर जो है उनकी फटकार लगाई, और अंत में उन्हें समझाया भी कि बच्चे को पढ़ाओ। प्रश्न संख्या 3 है, पहले दिन शरारती लड़के चौहान ने लेखक के साथ क्या किया? जब वो पहले दिन गए थे तो जो लड़का जिसने गमछा खींचा था, धोती खोली थी, उस लड़के का नाम चौहान था। तो किस तरीके से उन्हें परेशान किया था वो पूरा वाक्य आपको यहाँ पर लिखना है। क्या हुआ? जब पहले दिन लेखक स्कूल आया तो वह सहमा हुआ था। भाई जाहिर सी बात है, इतने दिन बाद वो स्कूल गया था, और जो बच्चे थे वो नए बच्चे थे, तो उनके साथ बैठना था, तो पहले ही अपने अंदर डर होता है, तो वो डर उसके अंदर था। उसके पास ढंग के कपड़े तथा बस्ता नहीं था। तो कपड़े नहीं थे, बस्ता नहीं था, तो ये भी एक थोड़ा हेजिटेशन था। उसकी जान पहचान भी नहीं थी। शरारती चौहान ने पूछा कि वह नया लगता है या फिर वह गलती से आ बैठा है। लेखक बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग की मटमैली धोती व गमछा पहने था। मतलब कि हल्का सा गंदा सा मटमैला सा उसने जो है वो गमछा और धोती डाला हुआ था। चौहान ने उसका गमछा छीन लिया और उसे अपने सिर पर लपेटकर मास्टर की नकल की। उसने उसे उतार कर टेबल पर रखा और अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज की। मास्टर जी के आने पर वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। किस तरीके से उसका गमछा खींचा और किस तरीके से मास्टर की नकल उतार रहे थे, ये सारी चीजें पहले दिन चौहान ने करी थी, उन्हें ही आपको यहां पर लिखना था। प्रश्न संख्या 4 है, किस घटना से पता चलता है कि लेखक की मां उसके मन की पीड़ा समझ रही है? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। वो कौन सी घटना थी जिससे मां को ये चीज समझ में आई कि बेटे को क्या परेशानी है? तो ये कब हुआ था, वो चीज आपको यहां लिखनी है। लेखक की इच्छा पढ़ाई जारी रखने की थी, परंतु उसका पिता उसे खेत का काम व पशु चराने का काम कराना चाहता था, इसलिए उसने लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी, और इस बात से लेखक बहुत परेशान रहता था। लेखक पढ़ना चाहते थे और पिताजी उसकी पढ़ाई नहीं करवाना चाहते थे, तो इस वजह से वो बहुत ही परेशान रहते थे। उसका मन दिन रात पढ़ाई जारी रखने की योजनाएं बनाता रहता था। इसी योजना के अनुसार लेखक ने अपनी मां से दत्ताजी राव सरकार के घर चलकर उनकी सहायता से अपने पिता को राजी करने की बात कही। तो अब क्या हुआ, इन्हीं योजनाओं की योजना, भाई हम अगर कोई काम करना चाहते हैं और नहीं हो पा रहा है तो उसके बारे में बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। तो लेखक भी भाई बहुत सारी प्लानिंग कर रहे थे, तो उन्होंने एक प्लानिंग करी कि क्यों ना हम दत्ताजी राव की मदद लें, और ये बात उन्होंने अपनी माता से कही। तो माता भी तैयार हो जाती है। माँ ने लेखक का साथ देने की बात की और तुरंत स्वीकार कर ली। तो माँ ने बात मान ली और तुरंत स्वीकार भी कर ली। वह दत्ताजी राव से जाकर बात भी करती हैं और पति से इस बात को छुपाने का आग्रह भी करती हैं। इससे पता चलता है कि वह अपने बेटे के मन की पीड़ा को समझती हैं। मतलब वो बेटे के कहने पर जाती भी हैं, मान जाती हैं, दत्ताजी राव से मदद करती हैं और बोलती हैं कि भाई ये सारी बातें हम लोग यहाँ आए थे तो ये बात उन्हें बताइएगा भी नहीं। तो ये वाकया यहाँ पता चलता है कि एक माँ अपने बेटे के मन की पीड़ा को समझ रही थी और इसीलिए वो दत्ताजी के राव के पास भी गई थी।
तो यहाँ पर ये अध्याय हमारा समाप्त हुआ। हमने फटाफट आपको यहाँ पे रिवाइज कराया। आई होप आप सभी को हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ चुकी होगी। तो ये जो वन शॉट रिवीजन हम आपके लिए बना रहे हैं, ये सिर्फ आपके लिए हिंदी में ही नहीं है, ये आप अपने क्लास के सारे ही सब्जेक्ट्स में देख सकते हैं। तो इसको आप कैसे देखेंगे, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsprint.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ CBSE इंग्लिश मीडियम दिया है। इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वन शॉट रिवीजन करके आएगा। इसे आप क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है, 7th 8th 9th 10th 11th 12th। तो आप है क्लास 12th में, आपको यहाँ पर जहाँ क्लास 12th में वॉच नाउ लिखा है इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने क्लास 12th के वन शॉट रिवीजन की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी, सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। तो अब जिस भी सब्जेक्ट में आपका एग्जाम होने वाला है आपको सिर्फ वो सब्जेक्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके अंदर जितनी बुक्स हैं सभी आपके सामने होंगी। बुक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सभी चैप्टर्स जिनमें वन शॉट रिवीजन कराया गया है लाइन वाइज आपके सामने आ जाएंगे। तो जो जो चैप्टर आपके एग्जाम या टेस्ट में आने वाले हैं आपको सिर्फ क्लिक करना है और वीडियो को देखना है। इस तरीके से वीडियो देखिए, अपने सारे ही रिवीजन कंप्लीट करिए, एग्जाम्स टेस्ट अच्छे से दीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन करने से आपके साथ ये होगा कि आगे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहेंगे और आपको ये पता रहेगा कि आगे कौन सा वीडियो आने वाला है। तो इसलिए आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको जितना भी कंटेंट दिया जाता है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, सभी अच्छी टीचर्स के द्वारा समझाया जाता है, टोटली अरेंज होता है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता। तो हमारे चैनल के साथ रहिए, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।